हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अपने सेकंड चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले दिन हम लोगों ने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था, आज इस चैप्टर की सेकंड क्लास है। हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये बेसिकली नेशनल इनकम के सेक्शन का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने किया था सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसके बाद हम लोग नेशनल इनकम में ये सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में मैंने कुछ डेफिनेशंस इस चैप्टर में आप लोगों को समझाया था। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल रेसिडेंट किसको बोलते हैं, इसके बाद सिटीजनशिप और रेसिडेंटशिप का मतलब हमने देखा था, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल प्रोडक्ट हमने देखा था। इसके बाद आज हम लोग जानेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। ये सारे डेफिनेशन जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले लेक्चर में जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जो कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आते हैं, तो ये सारे टर्म्स आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर ये टर्म्स आपको समझ नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आप लोग नहीं कर पाओगे। तो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मैंने पहले भी समझाया था। फैक्टर इनकम का मतलब वो इनकम जो फर्म पे करता है हाउस होल्ड को, किस चीज़ के लिए, फैक्टर सर्विसेज के लिए। फैक्टर सर्विसेज का मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उसके बदले में पे कर रहा है। तो एक बार देखो यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। फैक्टर इनकम क्या है, ये फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यहाँ पर मेरे ख्याल से ना एक चीज थोड़ा सा मिसिंग है। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं होगा, मेरे ख्याल से रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर्स। फैक्टर ओनर्स होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना, फैक्टर इनकम का मतलब इनकम रिसीव्ड, ध्यान से देखना, इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर ओनर। फैक्टर ओनर कौन होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो होल्ड करते हैं, ओन करते हैं, उसी को फैक्टर ओनर बोलते हैं। तो फैक्टर ओनर को जो इनकम रिसीव होता है, फैक्टर ओनर को जो इनकम रिसीव होता है, क्यों रिसीव होता है, फॉर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस मतलब फैक्टर सर्विस वो लोग दे रहे हैं। तो फैक्टर सर्विस देने का क्या मतलब होता है, फैक्टर सर्विस देने का कोई मतलब नहीं है। फैक्टर ओनर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है, इसी को बोलते हैं फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करना। फैक्टर सर्विस का मतलब कोई सर्विस नहीं है, फैक्टर सर्विस का मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज फैक्टर सर्विस। तो जो फैक्टर ओनर होते हैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, किस लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। इसके बदले में उनको जो इनकम मिलता है उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। एकदम सिंपल सा मतलब है, ये डेफिनेशन में और वर्डिंग्स में मत जाओ। सिंपल सा मतलब है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो इनकम मिलता है उसको फैक्टर इनकम बोलते हैं। लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट, और लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। तो ये जो है ना, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। इसी को फैक्टर इनकम भी बोलते हैं और इसी को फैक्टर कॉस्ट भी बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स के लिए ये फैक्टर कॉस्ट है क्योंकि वो लोग पे कर रहे हैं, और जो फैक्टर ओनर्स है इनके लिए ये फैक्टर इनकम है। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, फैक्टर इनकम फैक्टर कॉस्ट सेम ही होता है, बस प्रोड्यूसर के तरफ से अगर सोचेंगे तो ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट, और हाउस होल्ड के तरफ से या फैक्टर ओनर्स के तरफ से सोचेंगे तो ये है फैक्टर इनकम। अब इसको देखो नीचे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। बोल रहा है ये फैक्टर इनकम क्यों रिसीव करते हैं, फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस, फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं। बोल रहा है ये जो चारों है ना, ये प्रोवाइड करने को फैक्टर सर्विस बोलते हैं। तो तुम देखो फैक्टर सर्विस अभी बताए थे ना, फैक्टर सर्विस का मतलब कोई सर्विस नहीं होता है। फैक्टर सर्विस का मतलब होता है आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज फैक्टर सर्विस। यहां पर देखो फर्स्ट पॉइंट में बोला भी है, इट इज रिसीव्ड फॉर प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। एज फैक्टर इनकम इज अर्न्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू प्रोडक्शन प्रोसेस, इट इज अ बायलैटरल इनकम। क्योंकि आप फैक्टर इनकम जो अर्न करते हो वो फ्री में बैठे बिठाए अर्न नहीं करते हो, आप फैक्टर सर्विस दे रहे हो, इसका मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बदले में आपको इनकम हो रहा है। यानी फैक्टर इनकम किसको मिलता है,
फैक्टर इनकम मिलता है फैक्टर ओनर को। क्यों मिलता है? क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे लैंडलॉर्ड है, लैंड ओनर है, तो लैंड ओनर अगर लैंड प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले में उसको रेंट मिल रहा है। तो क्योंकि आप कुछ दे रहे हो इसलिए आप कुछ पा रहे हो, कुछ दे रहे हो इसलिए आप कुछ पा रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं बायलैटरल इनकम। बायलैटरल इनकम मतलब यू आर गिविंग समथिंग, यू आर गेटिंग समथिंग, बायलैटरल इनकम। ठीक है, तो फैक्टर इनकम क्या होता है? बायलैटरल नेचर का होता है, टू वे होता है, फ्री में नहीं मिलता, मेहनत करके मिलता है। आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करना पड़ता है, फैक्टर सर्विस आपको देना पड़ता है, तब जाके आपको फैक्टर इनकम मिलता है। क्लियर है? फैक्टर इनकम ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हाँ, ये ध्यान रखना, बोल रहा है कि किसी भी कंट्री का जो नॉर्मल रेसिडेंट है, किसी भी कंट्री का जो नॉर्मल रेसिडेंट है, क्या होता है सर नॉर्मल रेसिडेंट? भूल गए, पिछले क्लास में पढ़े थे। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब कोई भी पर्सन जो किसी भी कंट्री में मोर देन 1 ईयर कम से कम रहा है, जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसी कंट्री से जुड़ा है। ठीक है, यानी जो जहां पर इनकम कर रहा है, जो जहां पर सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, स्पेंडिंग कर रहा है, उसी को बोलते हैं। तो कोई भी कंट्री का जो नॉर्मल रेसिडेंट है वो जो फैक्टर इनकम अर्न करता है वो नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। फैक्टर इनकम ऑफ अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। यानी कभी भी किसी कंट्री का अगर नेशनल इनकम निकालेंगे, किसी भी कंट्री का क्या निकालेंगे? नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम में देखेंगे कि उस कंट्री का कितना नॉर्मल रेसिडेंट है और वो फैक्टर इनकम क्या अर्न कर रहा है। तो नॉर्मल रेसिडेंट का फैक्टर इनकम कहां इंक्लूड करते हैं? नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल क्या है? अभी जो बताए थे फैक्टर इनकम का क्या एग्जाम्पल है? देखो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। दिख रहा है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये क्या है? ये वही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में जो पे करते हैं वही है, इसी को क्या बोलते हैं? फैक्टर इनकम। आगे क्या बोल रहा है देखो, इट शुड बी नोटेड दैट फैक्टर इनकम्स एंड फैक्टर पेमेंट्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। बोल रहा है फैक्टर इनकम्स और फैक्टर पेमेंट्स ये दोनों सेम ही है, एक तरह से कॉइन का दो अलग अलग साइड है। इट इज फैक्टर इनकम फॉर फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, while it is the factor payment from the viewpoint of the producer of goods and services। ये लास्ट पॉइंट को एक बार पढ़ो तो देखो तो समझ में आ रहा है क्या? एक बार ये पूरा पार्ट पढ़ो, ठीक है? ये पूरा का पूरा पार्ट पढ़ो, फैक्टर इनकम, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा पढ़ो धीरे धीरे करके। सब लोग पढ़ो। समझ में आ रहा है? लास्ट के 2 लाइन में ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब भी बता दिया, हालांकि हमें ऑलरेडी पता है फिर भी यहां पर बोल दिया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द प्राइमरी इनपुट्स विच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो इनपुट है जो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है। दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड अंडर 4 हेड्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये भी हमें पता है। तो ये लास्ट का जो 2 पॉइंट है ये जस्ट नॉलेज के लिए बोला है, अदरवाइज फैक्टर इनकम से ये रिलेटेड नहीं है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बता रहा है। ऊपर के जो 4 बुलेट्स है वो एक बार देखो, सबको क्लियर है? अगर फैक्टर इनकम समझ में आ गया तो नेक्स्ट इनकम आता है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या है? देखो, ट्रांसफर इनकम refers to the income received without rendering any productive service। यानी ट्रांसफर इनकम जो होता है ना, ये एक ऐसा इनकम है जो आप अर्न करते हो लेकिन इसके बदले में आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करना नहीं पड़ता। आपने इनकम तो अर्न किया, इसके बदले में आपको कुछ करना नहीं पड़ा, कोई सर्विस नहीं देना पड़ा, कोई आपको कोई चीज, प्रोडक्ट या कोई चीज आपको ऑफर नहीं करना पड़ा। मतलब समझ लो ये फ्री में आपका इनकम है, वन साइडेड इनकम है। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू अर्न दिस इनकम, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू अर्न दिस इनकम। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? देखो, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम, लास्ट लाइन देखना, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। तुमने बदले में बिना कोई सर्विस दिए अगर कोई इनकम अर्न कर लिया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। इट इज यूनिलैटरल कॉन्सेप्ट। यूनिलैटरल का मतलब ये वन साइडेड कॉन्सेप्ट है।
यानी तुमको यहां पर सिर्फ मिल रहा है, तुम कुछ दे नहीं रहे हो, सिर्फ यहां पर तुम्हें इनकम हो रहा है पर इसके बदले में तुम दे नहीं रहे हो। जैसे वहां पर क्या था, फैक्टर इनकम में तुम्हें इनकम मिल रहा है, इसके बदले में तुम लोग क्या कर रहे हो, फैक्टर सर्विस दे रहे हो। फैक्टर सर्विस दे रहे हो, फ्री में इनकम नहीं मिल रहा है, तुम्हें इनकम मिल रहा है, उसके बदले में फैक्टर सर्विस दे रहे हो, इसका मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। यहां पर कुछ ऐसा नहीं है, तुम्हें सिर्फ इनकम मिल रहा है, तुम कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ठीक है, देखो, इट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बोल रहा है कि ये जो है ना, ये एक्चुअली में नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं इंक्लूड करते? क्योंकि ये किसी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। देखो, आप अगर कुछ कर नहीं रहे हो, आप कुछ इनपुट दे नहीं रहे हो, कुछ सर्विस दे नहीं रहे हो, ऐसे आपको बैठा बिठाया कहीं से इनकम हो रहा है, इसका मतलब आपने तो कोई वैल्यू एडिशन किया नहीं। यू डिड नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, यू डिड नॉट प्रोड्यूस एनी सर्विस, यू आर जस्ट रिसीविंग इनकम। तो इसका मतलब क्या है, आपके मेहनत का कमाई नहीं है, ये आपका खुद का अर्न किया हुआ पैसा नहीं है, ये किसी अदरवाइज रीजन से आपको मिल रहा है, पर ये आपका खुद का मेहनत का पैसा नहीं है। ये किसी और ने कमाया था और आपको दे रहा है, ये किसी और ने कमाया था और आपको दे रहा है, ये किसी और का कमाई है। किसी और का कमाई कैसे है? क्योंकि किसी और ने प्रोडक्शन किया होगा गुड्स का, किसी और ने प्रोडक्शन किया होगा सर्विस का, और उन लोगों ने कमाया होगा और उससे आपको मिल रहा है। अब तुम समझो, अगर मान लो एक फैमिली है जिसमें 4 लोग हैं, हस्बैंड, वाइफ और मान लो एक सन और एक डॉटर। अब ऐसे में मान लो कि जो मेल पर्सन है, हस्बैंड ऑफ द फैमिली, ठीक है, जो हस्बैंड है, इसको फादर बोल सकते हैं, तो वो जो फादर है ना, वो बिजनेस या जॉब कुछ भी करता है और वहां से उनको इनकम होता है। अपने इनकम में से कुछ पार्ट वो क्या करता है, अपनी वाइफ को वो देता है, ठीक है, यानी कि जो मदर है उनको देता है, और वो अपने हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है। उसके बाद जो मदर है वो कुछ पार्ट बच्चों को भी देती है। अब तुम सोचो, यहां पर हस्बैंड जो इनकम अर्न कर रहा है, क्या वो फ्री में अर्न कर रहा है? सोचो तो, नहीं, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आप कोई जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो जिससे आपकी लिवलीहुड चल रही है और यहां से उसको पैसे मिल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, फैक्टर इनकम है। एक तरीके से आप अपना लेबर दे रहे हो, मान लो कोई जॉब कर आप लेबर दे रहे हो, तो आपको वहां से इनकम हो रहा है। तुम जस्ट समझाने के लिए बोल रहे कॉन्सेप्ट, लेकिन वो पैसे अलग अलग हाथों में बट रहे हैं, फैमिली के दूसरे मेंबर को वो मिल रहे हैं, उसके बदले में उन्हें एज सच कोई करना नहीं पड़ रहा है, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब ऐसे में क्या उनको भी हम लोग बोलेंगे कि इनका भी इनकम है? अब बच्चा बोल सकता है हाँ मेरा भी इनकम हो गया, मेरे को पॉकेट में नहीं मिला। अरे पॉकेट में नहीं मिला, वो बच्चे के हिसाब से तो ठीक है, चलो इनकम है, लेकिन इन जनरल क्या ये इकोनॉमी का इनकम में काउंट होना चाहिए? नहीं, क्योंकि इकोनॉमी के हिसाब से एक ही पर्सन ने कमाया जो बाकी लोगों के हाथ में बटा। इसी तरीके से सारे लोग इकोनॉमी में जो इनकम अर्न करते हैं ना, एक्चुअली में वो रियल सेंस में इनकम नहीं होते हैं। इकोनॉमी में कुछ लोग जो कुछ सर्विस देके अर्न करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। इकोनॉमी में जो लोग सर्विस देके रिटर्न करते हैं अर्न, इनकम करते हैं अर्न, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम, और वही नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। और ये जो लोग फैक्टर इनकम अर्न करते हैं ये कई लोगों के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उन लोगों को कुछ करना नहीं पड़ता, उनके हाथ में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इसको बोलते हैं क्या? ट्रांसफर इनकम। यानी किसी ने कमाया और किसी और को ट्रांसफर कर दिया, किसी ने कमाया किसी और को ट्रांसफर कर दिया, और जिस आदमी को ये मिला उसको बदले में कुछ देना नहीं पड़ा, कोई सर्विस कोई सामान कुछ नहीं देना पड़ा, उसे बस इनकम मिला। तो ऐसा इनकम को बोलते हैं ट्रांसफर इनकम, जिसके बदले में आपको कुछ देना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसके बदले में हम लोग कोई प्रोडक्शन तो कर नहीं रहे। इट कैन बी रिसीव्ड, क्या लिखा देखो, इट कैन बी रिसीव्ड ईदर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और फ्रॉम अब्रॉड। ट्रांसफर इनकम आपको देश के अंदर से या देश के बाहर से भी मिल सकता है। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, वो फॉरेन कंट्री में जॉब करता है और अपने फैमिली को इंडिया में वो हर महीने कुछ पैसे भेजता है जिनसे उनका जो भी एक्सपेंडिचर वगैरह है वो मेंटेन हो सके। तो अगर कोई पर्सन अपने फैमिली को अब्रॉड से पैसे भेजता है, इसके बदले में क्या फैमिली वाले भी कुछ रिटर्न में देते हैं? कोई सर्विस या कोई सामान? कुछ नहीं। इस तरह के इनकम को क्या बोलेंगे, या इस तरह के ट्रांसफर को क्या बोलेंगे? एक तरह का ट्रांसफर इनकम है, जैसे समझाने के लिए बोल रहे हैं, इसके बदले में कुछ करना नहीं पड़ रहा है। ठीक है,
हालांकि इसको इनकम नहीं बोला जाता है, बस समझाने के लिए बताएं। एग्जाम्पल देखो यहां पर क्या दिया, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन, रिटायरमेंट के बाद भी कंपनी अपने पुराने फॉर्मर एम्प्लॉय को पेंशन देती है। ये मालूम है ना तुम लोग को? रिटायर हो गया, जब तक एम्प्लॉय काम कर रहा है तब तक उसको सैलरी मिल रहा है, और एम्प्लॉय जब रिटायर हो गया उसके बाद सैलरी तो नहीं मिलेगा, उसके बाद पेंशन मिलता है। तो ये जो पेंशन मिल रहा है ओल्ड एज में, ये तो इनकम है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉय को कुछ करना नहीं पड़ रहा है। सैलरी पाने के लिए काम करना पड़ता है। जब आप कंपनी में एम्प्लॉयड होते हो, जब आप कंपनी में जॉब करते हो, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तब आपको महीने के एंड में सैलरी मिलती है। तो सैलरी जो है वो क्या है, फैक्टर इनकम, बिकॉज यू आर वर्किंग फॉर द कंपनी एंड दैट इज वाई यू आर गेटिंग सैलरी। लेकिन रिटायरमेंट हो गया, अब आप कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, रिटायर हो चुके हो, अभी आपको कंपनी से पेंशन मिल रहा है, ये भी इनकम है। इसके बदले में आपको कोई सर्विस नहीं देना पड़ रहा है। ये कैसा इनकम है, ट्रांसफर इनकम। स्कॉलरशिप, कोई स्टूडेंट है, मेरिटोरियस है, कॉलेज या स्कूल से उसको क्या मिल गया, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप जो मिला, इसके बदले में उसे कुछ करना नहीं पड़ा। कई अलग अलग ग्राउंड पे मिलता है, फाइनेंशियल ग्राउंड पे मिला या फिर मेरिटोरियस ग्राउंड पे मिला, किसी भी ग्राउंड पे मिले। स्कॉलरशिप जो मिला ये एक वन साइडेड गेन है, इसके बदले में आपको एज सच कोई ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं करना पड़ रहा, कोई सर्विस नहीं देना पड़ रहा है। इसी तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मतलब होता है बेरोजगारी भत्ता। बेरोजगारी भत्ता का मतलब क्या है कि जैसे कोई कभी कभी गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि अगर हम आपको रोजगार नहीं दे पाए तो उसके बदले में हम आपको कुछ पैसे देते रहेंगे ताकि आपका काम चलता रहे। जैसे कि मनरेगा और ये सब तुम लोग सुने हो कि सरकार की स्कीम है, इसमें 100 दिन की रोजगार गारंटी ऐसा बोलते हैं, देखना टीवी में कभी कभी ऐड आता है कि 100 दिन की रोजगार गारंटी। मतलब आपको अगर 100 दिन तक कोई काम नहीं मिला, ऐसा कुछ स्कीम है, एग्जैक्टली मेरे को उतना डिटेल में नहीं पता, पर ऐसा कुछ है कि अगर सरकार आपको काम नहीं देती है अंडर दैट स्कीम, अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, आप काम करना चाह रहे हो पर आपको काम नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट आपको कुछ अमाउंट बेरोजगारी भत्ते के नाम पे देती है, जिसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बोलते हैं। ठीक है। पॉकेट मनी, जो एग्जांपल अपना चल रहा था, पॉकेट मनी। मान लो किसी बच्चे को अपने घर से पेरेंट से पॉकेट मनी मिला, तो पेरेंट से पॉकेट मनी भी मिला, तो ये भी एक तरह से क्या, ट्रांसफर इनकम। किसी और ने अर्न किया और आपको दे दिया, ट्रांसफर हो गया। मतलब ये आपका खुद का कमाई नहीं है, किसी और का कमाया हुआ पैसा आपको ट्रांसफर होके आया है। समझ में आ रहा है? देखो कोई भी पैसा जो किसी को मिल रहा है ना, किसी ने तो कमाया है, चीज को समझो। कोई भी, अब आज जैसे गवर्नमेंट अगर मान लो स्कॉलरशिप दे रही है, गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे रही है, तो कुछ लोगों के लिए तो ये फ्री का इनकम है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, किसी को सब्सिडी मिल रहा है। लेकिन याद रखना, गवर्नमेंट जो ये सारी चीजें दे रही है, ये किसी ने तो कमाया है, किसी का कमाई से ये पैसा आया है और गवर्नमेंट के पास गया है, और फिर गवर्नमेंट उसमें से बाकी को बांट रही है, क्योंकि बिना कमाए पैसा कहां से आएगा। समझ में आ रहा? तो ट्रांसफर इनकम जो रिसीव कर रहा है उसके लिए तो ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि उसे उसके बदले में कुछ करना नहीं पड़ रहा है, पर ये इनकम किसी ने अर्न किया है, ये किसी का फैक्टर इनकम है जो बाद में आपको मिल रहा है। तुमको समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो अब आगे देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है। टैक्सेस रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर इनकम ऑफ द गवर्नमेंट एज दे आर रिसीव्ड विदाउट प्रोवाइडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। गवर्नमेंट जब आपसे टैक्स लेती है तो उसके बदले में आपको कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं प्रोवाइड करती है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो ये ट्रांसफर इनकम है, गवर्नमेंट का इनकम है, टैक्स ले रही है पब्लिक से, गवर्नमेंट का ये इनकम है, लेकिन गवर्नमेंट उसके बदले में जो टैक्स पेयर है उसको कोई सर्विस देने के लिए बाउंड नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड जरूर करती है, लेकिन वो जनरल सर्विस है। अब गवर्नमेंट अगर स्ट्रीट लाइट लगा रही है, रोड्स बना रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और भी जो भी सोसाइटी में चीजें डेवलप हो रही है, ये सभी के लिए गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। ऐसा बात नहीं है, गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है, लेकिन ये सारे जो खर्चे गवर्नमेंट कर रही है वो तो सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं बस उसी के लिए है, जो टैक्स नहीं दे रहे उसके लिए नहीं है। जितने भी लोग, कोई टैक्स पेयर हो या टैक्स पेयर ना हो, गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है वो तो सभी के लिए है। आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मैंने टैक्स दिया तो बताइए मेरे लिए सरकार क्या कर रही है, या आप बताइए मैंने इतना टैक्स दिया मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। गवर्नमेंट कभी भी कोई ऑब्लिगेशन में नहीं है किसी स्पेसिफिक सर्विस देने के लिए टैक्स के बदले में। तो कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा टैक्स पेयर हो, अक्षय कुमार जैसा ही क्यों ना हो, वो जितना भी टैक्स दे दे,
गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक सर्विस टू दैट टैक्स पेयर। तुमको समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट बोल रहा है देखिए आप जो टैक्स देंगे ये हमारा इनकम है, पर इसके बदले में कोई स्पेसिफिक सर्विस आपके लिए कुछ अलग से नहीं करने वाले, जो करेंगे सभी के लिए, जनता के लिए करेंगे, उसमें आप भी एक हो, आपको भी फायदा मिलेगा। पर ऐसा आप नहीं बोल सकते कि मैंने इतना टैक्स दिया तो मुझे बताइए इसके बदले में आप अलग से क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? एक तरह से गवर्नमेंट का ट्रांसफर इनकम है। मतलब ट्रांसफर इनकम मतलब सीधा बात है जिसके बदले में आपको कुछ करने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आपका इनकम हो रहा है पर उसके बदले में आपको कोई परफॉर्मेंस देने का कोई बाउंडेशन नहीं है। सिमिलरली सब्सिडीज पेड बाय द गवर्नमेंट आर ट्रांसफर पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी प्रोडक्ट पे सब्सिडी देती है, तो गवर्नमेंट को इसके बदले में कुछ मिलता नहीं। गवर्नमेंट एक तरह से क्या कर रही है? पे कर रही है। सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट वगैरह पे सब्सिडी दे रही है। इसके बदले में गवर्नमेंट को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो ये क्या है? ये ट्रांसफर, जैसे इनकम होता है उसी का ठीक उल्टा है ट्रांसफर पेमेंट। समझ में आया? अब यहां पर ये जो ब्राउन कलर से मैंने अपने नोट्स में लिखा ना, देखो ध्यान से, तुम लोग अगर नोट्स करोगे ना, ध्यान दोगे ना, तो यहाँ कुछ कलर कोडिंग किया हुआ है। तो जब ये नोट्स तुमको मिलेंगे तो ये जो ब्लू कलर का तुम देख रहे हो ना, ये मेन तुम्हारा टेक्स्ट है। मतलब तुम्हारे बुक में जो मेन चैप्टर का जो मेन टेक्स्ट है वो ये है चैप्टर के हिसाब से। कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसको मैंने डिफरेंट कलर में यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे देखो यहाँ पर ये ब्राउन कलर में लिखा है। तो ये जो है ना, बेसिकली ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, नॉलेज पर्पस के लिए तुम्हें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा समझने जानने के लिए एक्स्ट्रा कुछ चीज मैंने यहाँ पर डाल दिया है। जो पढ़ लोगे जान जाओगे तो अच्छा है। यानी कि सर नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा? हाँ, इस चैप्टर में नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। पर हालांकि यहाँ पर जो चीज लिखा हुआ है करंट ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में दूसरे चैप्टर में आएगा। ठीक है, तो हल्का से एक बार रीड मार लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ट्रांसफर दो टाइप का होता है, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर का मतलब, देखो ध्यान से देखना, करंट ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ इनकम वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर आर मेड आउट ऑफ वेल्थ ऑफ द पेयर। देखो, जो आप इनकम अर्न करते हो और आप अपने इनकम में से कोई पैसा किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, दे रहे हो, उसको बोलते हैं करंट ट्रांसफर। और आपकी जो वेल्थ है, वेल्थ मतलब आपकी जो बनी बनाई पुरानी पूंजी है, प्रॉपर्टी है, उसमें से अगर आप किसी को कुछ देते हो, ये क्या है? कैपिटल ट्रांसफर। सिंपल समझो, करंट ट्रांसफर फ्रीक्वेंट होता है, कैपिटल ट्रांसफर जो होता है वो फ्रीक्वेंट नहीं होता है। जैसे कि हम लोग अकाउंटेंसी में पढ़ते थे ना, जैसे मान लो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ते थे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब बिजनेस के जो रेगुलर एक्सपेंडिचर्स होते हैं, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब जो कभी कभी हम लोग करते हैं, मतलब मशीनरी खरीदना, कोई एसेट खरीदना, बिल्डिंग लैंड। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर वैसा ही है। करंट ट्रांसफर मतलब ये फ्रीक्वेंट नेचर का होता है, रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते हैं। कहाँ से करते हैं? जो इनकम अपने कमाते हैं उसी से हम लोग ये ट्रांसफर करते हैं। लेकिन जो कैपिटल ट्रांसफर होते हैं ये वेल्थ से किए जाते हैं, और ये रेगुलर बेसिस पे, कोई भी अपना वेल्थ से रेगुलर बेसिस पे ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, ये थोड़ा ये होता है। देखो क्या लिख रहा है नेक्स्ट पॉइंट में, करंट ट्रांसफर आर जनरली रेगुलर इन नेचर वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर आर इरेगुलर। यानी करंट ट्रांसफर वो ट्रांसफर है जो फ्रीक्वेंटली होता रहता है, ये इरेगुलर है। करंट ट्रांसफर आर मेंट फॉर कंजम्पशन पर्पस वेयर एज कैपिटल ट्रांसफर आर मेंट फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। करंट ट्रांसफर देखो हम लोग जो भी खर्चे कर रहे हैं, ठीक है, कंजम्पशन रीजन से कुछ भी चीजें खरीद रहे हैं अपने कंजम्पशन गुड्स जो खरीदते हैं हम लोग, चाहे किसी भी तरह का कंजम्पशन गुड्स हो, उसके लिए जो भी पैसे खर्च कर रहे हैं वो सब करंट ट्रांसफर है। ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर का मतलब, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया जिसमें, जैसे आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो, कोई किसी प्लॉट ऑफ लैंड, किसी बिल्डिंग, किसी एसेट में इन्वेस्ट कर दिया जो आपका जाके वेल्थ बन जा रहा है, आपका लॉन्ग टर्म एसेट बन जा रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। मतलब जो फ्यूचर में आपके नाम पे एसेट क्रिएट हो जा रहा है। तो अगर आप पैसे खर्चा करते हो किस चीज के लिए? कंजम्पशन के लिए, तो ये क्या है? करंट ट्रांसफर। अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए, लैंड, बिल्डिंग, ये सब, तो ये क्या है? कैपिटल ट्रांसफर। समझ में आ रहा है? करंट ट्रांसफर कंजम्पशन, कैपिटल ट्रांसफर मतलब प्रॉपर्टी वगैरह, जिसको कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ करंट ट्रांसफर, ओल्ड एज पेंशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। अब ये सबको कंपनी की तरफ से सोचो, कोई कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय को पेंशन देती रहती है। गिफ्ट, तुम लोग कभी ऐसा लग रहा होगा गिफ्ट, पर ऐसे समझो कि गिफ्ट टाइम टू टाइम कंपनी बहुत तरह के इंसेंटिव रिवॉर्ड्स देती है। अगर कोई अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अलग अलग तरीके से उनको इंसेंटिवाइज किया जाता है। ठीक है,
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस एक्चुअली में गवर्नमेंट देती है, कंपनी नहीं देती है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी के हिसाब से बताया जा रहा है। तो ये जितनी भी चीजें हैं, पेंशन, गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ये सारे करंट ट्रांसफर, ये चलता रहता है। कैपिटल ट्रांसफर देखो, एग्जांपल ऑफ कैपिटल ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट ग्रांट, कैपिटल गेन टैक्स, वॉर डैमेजेस। अब जैसे कि कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बड़ा अमाउंट ग्रांट में देती है। ग्रांट मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से पैसा दे रही है और वो वापस नहीं मांगेगी, इसको बोलते हैं ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट। अब जैसे कि मान लो गवर्नमेंट को कोई स्पेशल एक साइट क्रिएट करना है, जैसे पावर प्लांट लगाना है, या गवर्नमेंट को कोई पोर्ट या एयरपोर्ट डेवलप करना है, या किसी इस तरह का काम जिसमें काफी पैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट अपने तरफ से मोटा पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट करके कोई ऐसा पर्टिकुलर साइट या कोई प्रोजेक्ट बना रही है, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट होता है, बार बार तो करना नहीं है, तब तो ऐसा थोड़ी कि बार बार चलता रहेगा। टेक पार्क, ये सब सुने हो, टेक पार्क, या तुम लोग SEZ सुने हो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, EOU, ये सब सुने हो, नहीं सुने तुम लोग? मतलब कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जहां पर गवर्नमेंट बोलती है कि ये सब जगह पे अगर आप बिजनेस करोगे तो आप हम बेनिफिट देंगे। तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाते हैं, जैसे कि दिल्ली के पास है ग्रेटर नोएडा, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है। ऐसे बहुत सारे जगह है जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आते हैं। यहाँ पर जो लोग भी अपना बिजनेस सेटअप करते हैं उनको काफ़ी गवर्नमेंट से बेनिफिट मिलता है, टैक्स रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कैपिटल गेन टैक्स, ये एक तरह का टैक्स है, हम लोग बाद में जब टैक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। वॉर डैमेजेस, मान लो किसी कंट्री में युद्ध हो गया और उससे काफ़ी नुकसान हुआ, उसको वापस से ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, इन्वेस्ट करना पड़ेगा सरकार को। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं यूक्रेन रसिया में चल रहा है, अब यूक्रेन रसिया में जो वॉर चल रहा है, जो भी डैमेजेस हो रहे हैं, बाद में उसको तो फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा, सरकार के ऊपर एक बर्डन है। अब करोड़ों रुपए, पूरा शहर, पूरा सब बिल्डिंग वगैरह सब कुछ डैमेज हो रहा है, तो उसको वापस से धीरे धीरे करके जो इतना डैमेज हो रहा है उसको वापस, उसको गवर्नमेंट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है उसको ठीक करने का। तो ये जो वॉर डैमेजेस वगैरह होता है, ये सब भी क्या है, एक तरह का कैपिटल ट्रांसफर। ये सब फ्रीक्वेंटली नहीं होता है, ये रेगुलर बेसिस पे होने का चीज नहीं है, लेकिन होता है बीच बीच में, कभी सालों में कुछ टाइम पे हो जाता है। तो ये जस्ट एक कैपिटल ट्रांसफर और करंट ट्रांसफर, इसको डिटेल में पढ़ेंगे एक दूसरे चैप्टर में, ये हमारा डिटेल में टॉपिक आएगा बाद में। फिलहाल यहां पर है फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस। अब एक बार फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम जिसको हम लोग समझे, उसका एक बार डिफरेंस देखो तो समझ में आ रहा है क्या? जल्दी सा सब लोग देखो स्क्रीन पे, डिफरेंस पढ़ो, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का डिफरेंस। मेन कीवर्ड्स क्या है फैक्टर इनकम में? फैक्टर इनकम का मतलब फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी ये हम लोग क्यों अर्न करते हैं, फैक्टर सर्विस रेंडर करने। फैक्टर सर्विस रेंडर करने का मतलब फैक्टर प्रोडक्शन प्रोवाइड करना। ट्रांसफर इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, ये मेन चीज है। ट्रांसफर इनकम में कोई सर्विस देने का कोई जरूरत नहीं है, ये इनकम आपको अर्न हो गया, इसके बदले में आपको कोई डायरेक्ट सर्विस देने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। नेचर क्या है, इट इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दोनों में ये इंक्लूड होगा, दोनों में ये इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि ये मेहनत का कमाई का पैसा है, ये फोकटिया पैसा नहीं है, फोकटिया इनकम नहीं है, फोकट में नहीं हो रहा है, इसको हम लोग कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जब हम लोग किसी कंट्री का डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम निकालते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि उस देश के लोगों ने कितना पैसा कमाया अपने मेहनत से। तो किसी भी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट है, वो जो भी मेहनत करके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करके जो इनकम अर्न करते हैं, फैक्टर इनकम अर्न करते हैं, वो कंट्री के नेशनल इनकम का पार्ट बनता है। लेकिन इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। सारे के सारे लोग अर्नर नहीं होते, कुछ लोग अर्नर होते हैं और कुछ लोग डिपेंडेंट भी होते हैं। हर एक फैमिली में भी हम लोग देखते हैं कुछ अर्नर है, कुछ डिपेंडेंट है, तो वो सभी इकोनॉमी का पार्ट है। और जो अर्नर होते हैं वो अपने इनकम को दूसरे लोगों को ट्रांसफर भी करते हैं, बांटते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके बदले में कोई डायरेक्ट उन्हें सर्विस नहीं मिलता, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। गवर्नमेंट भी क्या करती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनकम पाती है लेकिन उसके बदले में कोई डायरेक्ट सर्विस नहीं देती, तो गवर्नमेंट का भी ऐसा ट्रांसफर इनकम हो सकता है, अभी हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो यहां पर क्या है, इट इज नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम
नॉट डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या डिफरेंस है? नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम पिछले दिन पढ़ रहे थे। Domestic income includes all the firms which falls under the domestic territory. When national income only includes the income of the firms or the people who might not also live in the domestic territory but outside of the domestic territory. Yes, नेशनल इनकम मतलब वो बिगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, मतलब उसके अंदर डोमेस्टिक तो आ गया, साथ ही साथ अब्रॉड भी आ गया। मतलब डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है जो वैल्यू है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। दो तरह का गुड्स था ना, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स। तो वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उसके वैल्यू को बोलते हैं क्या, डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम में क्या होता है, नेशनल इनकम में कंट्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रही है उसका तो वैल्यू लेंगे ही लेंगे, कंट्री के बाहर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यानी कि अब्रॉड में कोई भी वैल्यू अगर प्रोड्यूस हो रही है गुड्स एंड सर्विस की, कौन कर रहा है, रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री के बाहर जाके भी अगर कोई वैल्यू क्रिएट करता है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो भी नेशनल इनकम में आ जाएगा। तो नेशनल इनकम एक थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो ये सब याद करना पड़ेगा। देखो ये जो चैप्टर है ना, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे हेवी चैप्टर है, ठीक है। ये पहले क्यों स्टार्ट किया गया है, क्योंकि ये स्टूडेंट भूल जाता है। हर साल ये चैप्टर मुझे 2 बार पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि एक बार पढ़ाने के बाद स्टूडेंट भूल जाता है, तो वापस एक बार फाइनल एग्जाम प्री बोर्ड के पहले ये चैप्टर करवाते हैं, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एट टाइम्स तुमको हेवी भी लगेगा, काफी चीजें मिक्स हो जाएंगी दिमाग में, कंफ्यूजन अराइज होगा, भूल जाओगे बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ठीक है। तो इसीलिए अपने इसको एकदम इग्नोर नहीं करेंगे। कौन सा, अच्छा ये चैप्टर के बाद बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो दूसरे चैप्टर है ना वो कंपैरेटिवली तुमको इजी लगेंगे, ठीक है। चलो देखो फैक्टर इनकम क्या है, इट इज एन अर्निंग कॉन्सेप्ट। फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, आप अर्न करते हो, अर्निंग कॉन्सेप्ट। ट्रांसफर इनकम क्या है, इट इज अ रिसीट कॉन्सेप्ट, आप रिसीव कर रहे हो, अर्न नहीं कर रहे हो, रिसीव कर रहे हो। रिसीव का मतलब आपको मिल रहे हैं, अर्न का मतलब आप कमा रहे हो। मिलने में और कमाने में अंतर होता है। तो फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है और वो एक रिसीट कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इट इज रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम कौन रिसीव करेगा, बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वही फैक्टर ओनर एक्चुअली में, ठीक है। और ये कौन रिसीव करता है, रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी रिसीव कर सकता है ट्रांसफर इनकम, जैसे कि टैक्स का एग्जांपल दिया, हाउस होल्ड मतलब कंज्यूमर का जो सेक्शन है, ये भी रिसीव कर सकता है। जैसे कि बताया ना, हाउस होल्ड में कुछ लोग क्या होते हैं, हाउस होल्ड में कुछ लोग अर्नर होते हैं और कुछ लोग डिपेंडेंट होते हैं। जो अर्नर होते हैं वो तो फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, और जो डिपेंडेंट है उनको क्या हो रहा है, वो रिसीट कर रहे हैं। तुमको समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल क्या है, रेंट, वेजेस एंड प्रॉफिट, इंटरेस्ट, यानी कि फैक्टर इनकम का मतलब जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में पेमेंट हो रहा है वही फैक्टर इनकम है। इसमें क्या है एग्जाम्पल, स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन, एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। ये एग्जाम में याद करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का जो डिफरेंस है एग्जाम में पूछा जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इकोनॉमी में हम लोग जो कुछ भी बनाते हैं, जितने भी तरह के गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये 2 तरह की होती है। एक को बोलते हैं फाइनल गुड्स और एक को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स का मतलब वो गुड्स जो बनाया गया है और उसको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेगा। कोई भी ऐसा गुड्स जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेगा, यानी उसका कोई फर्दर यूज नहीं है, उसके ऊपर कोई और दूसरा फर्दर प्रोसेस या प्रोडक्शन करने का जरूरत नहीं है, दैट इज यूज्ड बाय एंड यूजर। तो कोई भी ऐसा कमोडिटी जो एंड यूजर यानी कि कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, दैट इज कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, फाइनल कंज्यूमर। और इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब ऐसा कोई गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करने वाला है, या तो उसको हम लोग रीसेल करेंगे या तो उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेस करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो गुड्स जिसको फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा
उसको या तो रीसेल करेंगे या तो उसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेस करेंगे। जैसे कि मान लो शुगर केन, एक फार्मर है, उसने शुगर केन प्रोड्यूस किया। क्या किया? शुगर केन। उसने जितना शुगर केन प्रोड्यूस किया उसमें से मान लो 50% उसने एज इट इज रॉ फॉर्म में मार्केट में भेज दिया, क्योंकि शुगर केन जो होता है वो रॉ फॉर्म में मार्केट में बिकता है, गन्ना जिसको बोलते हैं। तो अगर मान लो एक फार्मर ने जो शुगर केन प्रोड्यूस किया, हाफ ऑफ द क्वांटिटी इज सेंट टू द मार्केट टू बी सोल्ड एज शुगर केन इटसेल्फ, तो वो क्या हो गया? वो हो गया फाइनल गुड्स, क्योंकि शुगर केन जो बना वो सीधा मार्केट चल गया बनने के बाद, और कस्टमर्स को, हमारे और आपके जैसे लोग उसको खरीदेंगे और खरीद के क्या करेंगे? उसको कंज्यूम करेंगे। तो ये क्या है? ये है तुम्हारा, क्या बोलो, फाइनल गुड्स। लेकिन हाफ ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो शुगर मिल में चला गया। शुगर केन बना, कुछ तो मार्केट में आ गया, कंज्यूमर उसको खरीद के कंज्यूम करेगा, लेकिन 50% ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन वो कहां चला गया? शुगर मिल में। और वहां पर उनको क्या करेंगे? उनसे वो लोग प्रोसेस करके उससे शुगर बनाएंगे, जो व्हाइट शुगर हम लोग इंडिया में खाते हैं। ठीक है, तो ये जो व्हाइट शुगर बनता है ये शुगर केन को मल्टीपल तरीके से प्रोसेस करके बनाया जाता है। तो ये क्या है? इस केस में जो शुगर केन है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि शुगर केन को डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किया जा रहा, उसके ऊपर हम लोग कुछ फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ नया चीज बना रहे हैं, कुछ नया आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, फिर उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो कोई भी कमोडिटी अगर जिसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेस अप्लाई हो रहा है या फिर जिसको हम लोग रीसेल कर रहे हैं, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। और जिसको डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं वो क्या है? फाइनल गुड्स। अब जैसे कि देखो, हम लोग अगर अपने लिए बाजार से मान लो गए शॉपिंग करने और मार्केट से जाकर अपने लिए कोई टी शर्ट खरीद के लेके आए, तो जो टी शर्ट मैंने खरीदा मेरे लिए वो क्या है? फाइनल गुड्स, क्योंकि मैं खरीद कर लाऊंगा और उसको मैं यूज करना स्टार्ट कर लूंगा। तो हम लोग कंज्यूमर है, हम लोग मार्केट में गए शॉपिंग करने, ड्रेस खरीद के लाए, टी शर्ट, शर्ट, ट्राउजर, जो भी खरीदना खरीद कर लेकर आए और लाकर हम लोग उसको यूज करना स्टार्ट कर लिए, पहनना स्टार्ट कर लिए। तो वो जो ड्रेस हमने खरीदा वो हमारे लिए क्या है? फाइनल गुड्स, क्योंकि हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो एक दुकानदार है जो कपड़े की दुकान लगाता है, ठीक है, एक क्लोथिंग स्टोर वाला है जो कपड़े बेचता है, वो जाता है मार्केट और वो बहुत सारे ड्रेसेस लेकर आता है और वो ड्रेसेस को लाकर क्या करता है? अपने स्टोर में लगा देता है बेचने के लिए, और कस्टमर आते हैं उसके दुकान में और वो बेचता है। बहुत सारे अपने लोकेलिटी में तुम लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं, दुकान होते हैं जहां पर कई तरह के ड्रेसेस मिलते हैं ना। तो वो जो ड्रेसेस जो दुकानदार बेच रहा है वो तो कहीं से खरीद के लाता होगा ना, बल्क में। तो अगर कोई शॉपकीपर है जो कपड़े बेचता है, वो मार्केट से जाता है ह्यूज क्वांटिटी में, बल्क में वो ड्रेसेस लेकर आता है, मल्टीपल टी शर्ट, जीन्स, जो भी वो बेचता है, लेकर आता है और दुकान में लगा देता है। वो दुकानदार जो कपड़े खरीद रहा है ना, उसके लिए वो क्या है बोलो तो? फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? इंटरमीडिएट, क्योंकि वो खरीद रहा है रीसेल करने के लिए। तो जब भी हम लोग किसी कमोडिटी को रीसेल करते हैं तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, या फिर जब किसी कमोडिटी के ऊपर कोई प्रोसेस करते हैं तो वो रीसेल। अब एक शुगर मिल का ओनर है, शुगर मिल का ओनर वो शुगर केन खरीद रहा है, तो अगर कोई शुगर मिल का ओनर है वो शुगर केन खरीद रहा है, उसके लिए वो क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्योंकि वो उसको फर्दर प्रोसेस करके क्या करेगा? शुगर में कन्वर्ट करेगा। कपड़े वाला जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है? कपड़ा खरीद रहा है, वो उसको रीसेल करेगा। तो ये क्या है? इंटरमीडिएट। तो सिंपल मन में याद रखो, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जो या तो रीसेल हो जाएगा, ध्यान से सुनना, वो प्रोडक्ट जो या तो रीसेल हो जाएगा या तो फिर जिसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेस करेंगे, कोई फर्दर प्रोडक्शन करेंगे, वो है इंटरमीडिएट। और फाइनल क्या है? फाइनल प्रोडक्ट इसी का ठीक उल्टा। फाइनल प्रोडक्ट मतलब जो ना तो रीसेल होगा ना जिसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेस अप्लाई होगा, यानी सीधा उसको खरीद के यूज करेंगे, सीधा उसको खरीद के यूज करेंगे, यानी एंड यूजर प्रोडक्ट, फाइनल कंज्यूमर उसको सीधा कंज्यूम करने वाला है। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। अब देखो क्या बोल रहा है, ऑल थिंग्स दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स आर गुड्स। ये सब कहानी है, सीधा फाइनल गुड्स में देखो। फाइनल गुड्स में क्या बोला जा रहा है? फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। कोई भी गुड्स जिसको आप कंज्यूम कर लेते हो या आप इन्वेस्ट कर देते हो, इन्वेस्ट मतलब यूटिलाइज कर देते हो अपने पर्सनल चीज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है। तो ऐसे समझो कोई भी चीज जो कंज्यूमर अपने लिए यूज कर लेता है, कोई भी चीज जो कंज्यूमर अपने लिए यूज कर लेता है, उसके ऊपर ना रीसेल होने वाला ना कोई फर्दर प्रोसेस होने वाला, उसको फाइनल गुड्स बोलते हैं। इसमें इंक्लूड क्या होता है देखो,
गुड्स परचेस्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स एज दे आर मीन्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन लाइक मिल्क परचेस्ड बाय हाउसहोल्ड। अब अगर देखो कोई घर में हम लोग अगर दूध लेकर आते हैं, ठीक है, तो हम लोग सभी के घर पे मिल्क आता है, तो हम लोग जो मिल्क लेकर आते हैं, हम लोग क्यों लेकर आते हैं? कंजम्पशन करने के लिए। हम लोग उसे क्या करते हैं? डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं, किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। तो हम लोग जो अपने घर पे मिल्क लेकर आ रहे हैं, हम लोग उसको कंजम्पशन पर्पज, सेल्फ कंजम्पशन के लिए लेकर आ रहे हैं। तो ये मिल्क हाउसहोल्ड के लिए क्या है? बोलो, मिल्क हाउसहोल्ड के लिए क्या है? फाइनल गुड्स, क्योंकि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ला रहा है। इसी तरीके से अगर मान लो कोई कन्फेक्शनरी शॉप वाला, जैसे कोई हलवाई है, ठीक है, वो क्या करता है, मिठाई की दुकान है, वो मिल्क लेकर आता है, उसको फिर प्रोसेस करके उसको ना, उसको उबाल के अच्छे से उसको उसमें से वो छेना मलाई निकालता है और फिर उसमें से कोई मिठाई या संदेश कुछ बनाता है, ऐसा होता है ना। तो अगर इस तरह का कोई मिठाई वाला है, वो भी दूध खरीद रहा है, लेकिन दूध को फिर वो क्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से उसको उबाल के गर्म करके उसको मिल्क केक में कन्वर्ट कर दे रहा है। मार्केट में मिलता है ना मिल्क केक, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, फिर उसमें मिठाई बनाकर वो बेच रहा है। अब वो जो मिठाई वाला जो दूध खरीद रहा है, उसके लिए वो दूध क्या है? बोलो, इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए नहीं खरीद रहा, उसके ऊपर वो फर्दर प्रोसेस कर रहा है। समझ में आया? अच्छा, यहां पर देखो, गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट लाइक मशीनरी परचेज्ड बाय फर्म। अब तुम ध्यान से देखो, कोई बिजनेस है, कोई फर्म है, उसने एक मशीन खरीदा। क्यों मशीन खरीदा? यूज करने के लिए। मशीन खरीदा, लाकर अपने फैक्ट्री में लगा दिया, ठीक है। कोई फर्म है, कोई प्रोड्यूसर है, उसने मशीन खरीदा, लाके फैक्ट्री में लगा दिया, यानी वो यूज करने के लिए लाया मशीन को, तो उसके लिए वो क्या है? बोलो, फाइनल गुड्स, क्योंकि वो मशीन को लेकर आया है यूज करने के लिए। तो इस केस में कंज्यूमर कौन है? इस केस में कंज्यूमर है फर्म। समझ में आ रहा है? क्योंकि फर्म कंज्यूम कर रहा है ना मशीन को। तो कोई फर्म अगर कोई मशीनरी लाया और उसको अपने फैक्ट्री में इंस्टॉल कर दिया यूज करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, इन दैट केस मशीनरी विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। मशीनरी क्या माना जाएगा? फाइनल गुड्स। और यहां पर कंज्यूमर कौन है? फर्म। फर्म भी कंज्यूमर है। इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट या कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पे उसको रखा है, ठीक है। चलो, अब यहां पर अगेन, यहां पर देखो, पर ब्राउन कलर में कुछ चीजें लिखी हुई है नॉलेज के लिए, ठीक है। चलो इसको पढ़ लेना। फिलहाल अपने पहले इंटरमीडिएट गुड्स को पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स, एक बार इंटरमीडिएट गुड्स में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स में देखो क्या बोल रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स, ध्यान देना, इंटरमीडिएट गुड्स रेफर टू दोज गुड्स which are used either for resale or for further production in the same year। यहां पर देखो दो चीज बोल रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स याद रखोगे ना तो फाइनल ऐसे भी याद आ जाएगा, क्योंकि इसका ठीक उल्टा है। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो ईदर फॉर रीसेल, जिसको या तो बेच देंगे, दोबारा खरीद के दोबारा बेच देंगे। मतलब उसको हम लोग खरीद क्यों रहे हैं? बेचने के लिए खरीद रहे हैं, यूज करने के लिए नहीं खरीद रहे। क्यों खरीद रहे हैं? बेचने के लिए। तो ऐसा कोई सामान जिसको खरीद के बेच देंगे, रीसेल कर देंगे, या फिर फर्दर प्रोडक्शन, मतलब उसको फिर से कुछ बनाएंगे। जैसे शुगर केन को खरीदे, उसके ऊपर फिर से कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस लगा रहे हैं, फिर शुगर बना रहे हैं। मतलब हम लोग या तो खरीद के डायरेक्टली रीसेल कर दें, या फिर उसके ऊपर कोई प्रोसेस करके फिर कुछ नया चीज बनाए, फिर उसको बेचे। ये दोनों ही चीज करने से वो क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो है इन द सेम ईयर। ये काम सेम ईयर में होना चाहिए। सेम ईयर का मतलब जिस साल में इंटरमीडिएट गुड्स बना है, ध्यान से सुनना, जिस साल में इंटरमीडिएट गुड्स बना है उसी साल आपको क्या करना पड़ेगा? या तो रीसेल कर देना पड़ेगा, या तो उसको फर्दर प्रोसेस कर देना पड़ेगा। जिस साल इंटरमीडिएट गुड्स बना है उसी साल आपको क्या करना होगा? रीसेल कर देना होगा, या तो फर्दर प्रोसेस कर देना होगा। अगर मान लो कोई इंटरमीडिएट गुड्स है जो आपने बनाया, लेकिन करंट ईयर के अंदर अंदर ना आपने उसको रीसेल किया, ना आपने उसको फर्दर प्रोसेस किया, तो ऐसे में इंटरमीडिएट गुड्स क्या मान लिया जाएगा मालूम है? फाइनल गुड्स। यानी इंटरमीडिएट गुड्स विल हैव टू बी रीसोल्ड और फर्दर प्रोसेस्ड विद इन द सेम ईयर, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनल गुड्स। ऐसा क्यों सर?
इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। देखो हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन के लिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर किस सेक्शन में आता है? नेशनल इनकम के सेक्शन में आता है। जो कुछ भी पढ़ रही है नेशनल इनकम के लिए पढ़ रहे हैं। तो नेशनल इनकम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, एनुअल बेसिस, यानी हर साल का नेशनल इनकम हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, एक बार समझाने के लिए बता रहे हैं। देखो अगर यहां पर किसी पर्टिकुलर ईयर में, जैसे मान लो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ये एक फिस्कल ईयर है। क्या है? फिस्कल ईयर। सर फिस्कल ईयर क्या होता है? फिस्कल ईयर कुछ नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर को ही फिस्कल ईयर बोलते हैं। तो सर आप फिस्कल ईयर क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इकोनॉमिक्स में फिस्कल ईयर बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? फिस्कल ईयर। अकाउंट्स में बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर, इसी को हम लोग फाइनेंस में बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। टैक्स में इसको हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर या असेसमेंट ईयर। इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फिस्कल ईयर। सर इतना सारा नाम क्यों देते हैं? ये तो सब्जेक्ट जो बनाया वो जाने, पर अपने को जानना है। तो फिस्कल ईयर में कंफ्यूज नहीं होना है, समझ लो जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज फिस्कल ईयर। तो जैसे हम लोग किसी भी कंट्री का जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो नेशनल इनकम कोई एक बार कैलकुलेट करने का चीज नहीं है, ये हर साल कैलकुलेट करना पड़ता है एनुअल बेसिस पे। तो जैसे किसी कंट्री का इस साल नेशनल इनकम कितना है, नेक्स्ट ईयर नेशनल इनकम कितना, उसके बाद वाले ईयर में नेशनल इनकम कितना है, क्योंकि नेशनल इनकम तो बदलता रहता है ना, ये कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हर साल चेंज होता रहता है। तो अगर मान लो अपने को देखना है कि इस साल में नेशनल इनकम कितना है, तो क्या देखना पड़ेगा कि इस साल में टोटल कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, इस साल में टोटल कितने वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, ये चेक करना पड़ेगा। अब तुम ध्यान से देखो, इस साल में मान लो शुगर केन, इस साल में मान लो 1 लाख रुपए का शुगर केन प्रोड्यूस हुआ। ध्यान से सुनना, इस साल में 1 लाख रुपए का क्या हुआ? शुगर केन प्रोड्यूस हुआ। अब इसमें से 50,000 का जो शुगर केन था वो चला गया शुगर मिल में और उससे बन गया शुगर। ऑब्वियस बात है, जब हम लोग 50,000 का शुगर केन को फर्दर प्रोसेस करके शुगर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ये 50,000 का थोड़ी रहेगा। शुगर को बनाने के लिए जो इनपुट लगा रहे हैं हम लोग वो क्या है? शुगर। इसके साथ साथ लेबर भी लग रहा है और भी कई तरह के खर्चे हो रहे हैं, तब जाके शुगर बन रहा है। तो शुगर का जो वैल्यू होगा वो क्या 50,000 ही होगा? नहीं, शुगर का जो वैल्यू होगा मान लो 80,000 होगा। बोलोगे सर 80,000 क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो 50,000 का शुगर केन ही लग गया, इसके अंदर लेबर भी लग रहा है, इसके अंदर कई तरह के और मशीन का खर्चा, इक्विपमेंट और दुनिया भर के अदर एक्सपेंसेस भी लग रहे हैं, प्लस जो बना रहा है उसका कुछ प्रॉफिट भी चाहिए। सब कुछ मिलाकर जो फाइनली शुगर बना उस शुगर का वैल्यू कितना है? 80,000। तो अगर मान लो मुझे देखना है कि इस साल का टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितना है, मुझे देखना है इस साल का टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा कि 1 लाख का शुगर केन प्रोड्यूस हुआ, 1 लाख का शुगर केन प्रोड्यूस हुआ और 80,000 का शुगर प्रोड्यूस हुआ। तो टोटल कितना वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ? 1,80,000। क्या ये करेक्ट कैलकुलेशन है? ये करेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो, हमने जो शुगर केन 1 लाख का प्रोड्यूस किया, इसमें से कुछ तो यहां पर क्या हो गया? फर्दर प्रोसेस हो गया। तो ये 50,000 का जो फर्दर प्रोसेस हो गया वो उसका वैल्यू तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है ना। 50,000 का शुगर केन शुगर बनाने में चला गया, तो शुगर का जो वैल्यू है, अल्टीमेट जो वैल्यू ऑफ शुगर है 80,000, उसके अंदर शुगर केन का वैल्यू नहीं है क्या? ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज, जैसे आज अगर मैं बोलूंगा कि ये पेन का वैल्यू 10 रुपीज है, तो इसके अंदर जो भी चीज यूज हुआ है बनाने में सब कुछ मिला के इसका वैल्यू 10 रुपीज है ना। तो शुगर का जो भी वैल्यू है, जितना शुगर आपने प्रोड्यूस किया उसका जो भी वैल्यू है, उसके अंदर उसका रॉ मटेरियल, लेबर, हर एक अदर खर्चा प्लस प्रॉफिट सब कुछ इंक्लूडेड है, सब कुछ मिला के 80,000 है। तो 80,000 के अंदर शुगर केन का वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लाख प्लस 80,000 ऐसा करता हूँ, सपोज मैं यहाँ पर 1 लाख और 80,000 कर रहा हूँ, तो तुमको नहीं लग रहा 50,000 का डबल काउंटिंग हो गया? 50,000 इधर भी आ गया और 50,000 इधर भी आ गया, हो गया कि नहीं? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं ना, तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हम लोग सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट के वैल्यू को लेते हैं, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को नहीं लेते।
क्यों नहीं लेते इंटरमीडिएट प्रोडक्ट? क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो बाद में जाके फाइनल प्रोडक्ट के वैल्यू में उसका वैल्यू ऐड हो ही जाएगा। तुम एक चीज समझो, ये जो 1 लाख का शुगर केन बना, इसमें से 50,000 एज इट इज यूज होगा, यानी कि डायरेक्ट मार्केट में जाएगा। 1 लाख रुपए का जो शुगर केन प्रोड्यूस हुआ, इसमें से 50,000 का शुगर केन एज इट इज फॉर्म में मार्केट में जाएगा, कंज्यूमर उसको डायरेक्ट खरीदेगा, डायरेक्टली कंज्यूम करेगा। तो ये 50,000 क्या है? फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन इस 1 लाख में से जो रिमेनिंग 50,000 है, ये शुगर मिल में चला जाएगा, इसके ऊपर फर्दर प्रोसेस होगा और नया प्रोडक्ट बनेगा विच इज शुगर। तो ये जो 50,000 है, ये तो फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। ये जो 50,000 है जो शुगर मिल में चला गया, 50,000 जो शुगर मिल में चला गया, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाएगा जब आप नया कुछ बनाओगे। तो जैसे हमने नया क्या बनाया? नया शुगर बनाया। तो नया जब शुगर बनाया तो शुगर के वैल्यू में ऑलरेडी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तो यूज हो गया, क्योंकि इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मतलब जो आप सेल या प्रोड्यूस कर रहे हो। तो जो आप रिप्रोड्यूस कर रहे हो उसके वैल्यू में तो जो इनपुट आपने डाला वो तो उसमें इंक्लूड हो गया। तो इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं? नेशनल इनकम में एक्सक्लूड कर देते हैं। तो अगर मान लो हमें देखना है इस साल में नेशनल इनकम कितना, सपोज इस साल में नेशनल इनकम कितना हमें देखना है, तो क्या देखना पड़ेगा? देखना पड़ेगा फाइनल गुड्स का वैल्यू कितना है। तो इसमें शुगर केन का वैल्यू कितना लेंगे? बोलो, शुगर केन का वैल्यू कितना लेंगे? ओनली 50,000। जो 50,000 है ये डायरेक्ट मार्केट में चला गया, कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। इसका मतलब 50,000 जो है शुगर केन का, ये क्या है? 50,000 जो है शुगर केन का, ये क्या है? बोलो, ये फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट शुगर केन। तुम बोलोगे सर शुगर केन तो 1 लाख का बना है। हाँ, 1 लाख का बनाए, लेकिन 1 लाख का फाइनल कंज्यूमर ने कंज्यूम नहीं किया। 1 लाख में से सिर्फ 50,000 का फाइनल कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, बाकी का 50,000 तो मिल में चला गया फर्दर प्रोसेस के लिए, शुगर बनाने के लिए। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो गया, उसको नहीं लेंगे हम लोग। तो हम लोग यहां पर क्या लेंगे? जो फाइनल कंज्यूमर ने, हमारे और आपके जैसे लोगों ने कंज्यूम किया। तो 50,000 का शुगर केन प्लस और क्या बना इकोनॉमी में? और एक फाइनल प्रोडक्ट बना और एक फाइनल प्रोडक्ट बना शुगर। मार्केट में 2 फाइनल प्रोडक्ट बना है, 50,000 का शुगर केन बना और 80,000 का शुगर बना। शुगर भी तो फाइनल प्रोडक्ट है ना, इसको कंज्यूमर खरीदेगा, यूज करेगा। तो ये जो शुगर है ये फाइनल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हम लोग और कोई फर्दर प्रोसेस नहीं करने वाले, ये सीधा मार्केट में कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। तो 80,000 का शुगर ये इकोनॉमी में बना है, 50,000 का शुगर केन ये बना है। तो टोटल कितने वैल्यू का प्रोडक्शन हुआ? 1,30,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल गुड्स प्रोड्यूस्ड, और इसी को हम लोग बोलेंगे कि नेशनल इनकम है। समझ में आ रहा है? अब तुम ध्यान से देखो, यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू है ये ऑलरेडी फाइनल गुड्स ऑफ शुगर में आ चुका है। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू फाइनल गुड्स में आ जाता है, इसलिए हम लोग उसको नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, याद रहेगा। और एक चीज समझो इंपॉर्टेंट, मान लो फैक्ट्री में 1 लाख का शुगर केन बनाता। ध्यान से सुनना आप जो बोल रहे हैं। फैक्ट्री में 1 लाख का शुगर फार्मर ने 1 लाख का शुगर केन प्रोड्यूस किया। 1 लाख वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है, सारा वैल्यू में बात चल रहा है। फार्मर ने 1 लाख वैल्यू का शुगर केन प्रोड्यूस किया, उसमें से 50,000 रुपए का शुगर केन सीधा मार्केट में चला गया कंज्यूमर के लिए खरीदने के लिए, वो तो फाइनल गुड्स हो गया। बाकी 50,000 जो था वो फार्मर ने सोचा कि शुगर मिल को बेचेंगे। फार्मर ने क्या सोचा? शुगर मिल को बेचेंगे। उसमें से 30,000 उसने शुगर मिल को बेच दिया और 20,000 अभी पड़ा हुआ है। तुम ध्यान से समझना, फार्मर ने 1 लाख का शुगर केन बनाया, 50,000 सीधा मार्केट में गया, रिमेनिंग 50,000 में से 30,000 शुगर मिल को बेचा, 20,000 अभी भी अपने पास रखा है स्टॉक में, ठीक है। तो शुगर मिल में कितना गया बोलो? शुगर मिल में गया सिर्फ 30,000। शुगर मिल में कितना गया? 30,000। और उसके पास 20,000 जो है अभी भी स्टॉक में बचा हुआ है। 20,000 जो है अभी भी स्टॉक में बचा हुआ है। अब हुआ ये
कि 30,000 का जो शुगर केन है वो चला गया शुगर मिल में, उसको तो फर्दर प्रोसेस करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये जो 30,000 है ये ऑलरेडी 80,000 के अंदर इंक्लूडेड है। 30,000 80,000 के अंदर इंक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि शुगर जब बना तो उसके अंदर उसका सारा इनपुट का भी वैल्यू इंक्लूडेड रहेगा। लेकिन ये जो 20,000 का जो शुगर केन है ना, ये फार्मर ने अपने पास रखा था कि कोई दूसरा मान लो कोई शुगर मिल वाला आएगा, वो खरीदेगा तो हम उसको बेच देंगे, मतलब बेचने के लिए रखा है पर अभी तक उसको बेचा नहीं है। बेचने के लिए रखा है पर अभी तक बेचा नहीं है, स्टॉक में पड़ा हुआ है। इसी बीच में अपना ईयर क्लोज हो गया, अपना जो 31 मार्च है वो आ गया, फिस्कल ईयर खत्म। अब ड्यूरिंग द ईयर वो बेच नहीं पाया, साल खत्म होते होते, ईयर एंड होते होते उसके पास स्टॉक बचा रह गया। तो कभी भी अगर कोई इंटरमीडिएट गुड्स ड्यूरिंग द ईयर रीसेल नहीं हो पाया या फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाया, तो फिर उसको हम लोग क्या मानेंगे कि ये फाइनल प्रोडक्ट है। यानी ये 20,000 भले ही वो रखा गया हो दोबारा बेचने के लिए, रीसेल करने के लिए, लेकिन आप पूरे साल में बेच नहीं पाए ना, तो अब इसको भी क्या मानेंगे? फाइनल प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि बोलेंगे अब तुम लोग बोले सर इस साल नहीं बिका, अगले साल बेचेंगे। नहीं, अगले साल अगर बेचेंगे तो ये अगले साल के नेशनल इनकम में नहीं काउंट होगा। नेशनल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैलकुलेट होता है, तो अगले साल का जो नेशनल इनकम होगा वो अगले साल के प्रोडक्शन के बेसिस पे होगा। ये जो 20,000 है वो तो इस साल का प्रोडक्शन का पार्ट है ना। तुम समझो ध्यान से, ये 20,000 जो है ये इस साल का प्रोडक्शन है कि नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन है? पहले बोलो। ये तो इस साल का प्रोडक्शन है, तो ये इस साल के नेशनल इनकम में काउंट होगा ना। नेक्स्ट ईयर में आप उसको डेफिनेटली बेचोगे, इस साल नहीं बिका डेफिनेटली आप उसको नेक्स्ट ईयर में बेचोगे, लेकिन फिर भी वो इसी साल का नेशनल इनकम में काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि इसको नेक्स्ट ईयर बेचेंगे या नेक्स्ट ईयर फैक्ट्री में चला जाएगा तो इसको नेक्स्ट ईयर का हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मान लेंगे। नहीं, नेक्स्ट ईयर में इसका कोई काम नहीं है। नेक्स्ट ईयर में जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे फिर नया कैलकुलेशन होगा, नेक्स्ट ईयर में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ वो नेक्स्ट ईयर का अलग से देखेंगे। यानी एवरी ईयर हमें देखना पड़ता है कि इकोनॉमी में क्या क्या चीजें बनी, हर साल क्या क्या चीजें प्रोड्यूस हुई है, हर साल देखना पड़ता है। और जो भी चीजें बनी क्या वो डायरेक्टली कंज्यूम हो गई या उसको रीसेल या रीप्रोसेस किया गया? तो अगर डायरेक्टली कंज्यूम हो गई तब तो ठीक है, फाइनल गुड्स। अगर रीप्रोसेस किया गया है या रीसेल किया गया है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। लेकिन ये रीप्रोसेस या रीसेल विद इन द ईयर होना चाहिए। अगर विद इन द ईयर आपने रीप्रोसेस या रीसेल नहीं किया तो फिर से ये क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब इस एग्जांपल में बताओ तो नेशनल इनकम कितना होगा? नेशनल इनकम बताओ कितना होगा? नेशनल इनकम में वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट लेते हैं सिर्फ, ये चीज ध्यान रखना। तो पहले तो शुगर केन कितना, 50,000, 1 लाख कैसे, 50,000, ठीक है। शुगर केन 1 लाख का बना पर उसमें से 50,000 का डायरेक्ट मार्केट में चला गया, तो ये फाइनल प्रोडक्ट है। इसके बाद 30,000 गया शुगर मिल में फर्दर प्रोसेस के लिए, उसको नहीं लेंगे, उसके जगह पे शुगर का वैल्यू लेंगे, क्योंकि शुगर जो बना 80,000 का, इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, वैल्यू ऑफ 30,000 इंक्लूडेड है। लेकिन ये जो 20,000 था ना, जो एक्चुअली में जाना था शुगर मिल पे, पर ड्यूरिंग दैट फिस्कल ईयर वो जा नहीं पाया, तो इसका एक्चुअली में नेचर तो हो रहा था इंटरमीडिएट गुड्स का, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम नहीं हुआ, तो इसको भी अब हम लोग क्या मान लेंगे, इसको भी अब हम लोग मान लेंगे फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ रहा ना? तो ये कितना हो गया बोलो, 1,50,000, ये हो गया नेशनल इनकम। तो याद रखना, अब नट सेल में अगर बात करें तो क्रक्स क्या है, क्रक्स ये है जो भी कमोडिटी डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेता है, फाइनल प्रोडक्ट। जो कमोडिटी रीसेल हो जाता है या जिसके ऊपर कोई फर्दर प्रोसेस करना होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट तभी बोला जाएगा जब रीसेल या प्रोड्यूस, उसको जो फर्दर प्रोसेस है वो सेम ईयर में, जिस साल प्रोड्यूस हुआ उसी साल में करना पड़ेगा। अगर ड्यूरिंग द सेम ईयर उसके ऊपर कोई रीसेल नहीं हुआ तो फिर वो क्या कहलाएगा, फिर वो फाइनल कहलाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पढ़ते ही देखो, ये सारा चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल आएगा ना तो ऐसा करके दे देगा। इस चैप्टर में से बहुत घुमा घुमा के कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल में भी, तो हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना है। तो अब देखो इंटरमीडिएट गुड्स में जो यहाँ पर बोला जा रहा है इन द सेम ईयर, इसलिए सेम ईयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड, क्या बोल रहा है, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड 2 थिंग्स। क्या क्या इंक्लूड होता है देखो, गुड्स परचेस्ड फॉर रीसेल, यानी जो गुड्स को आप परचेस करते हो, किस लिए परचेस करते हो, कंज्यूम करने के लिए नहीं, जो गुड्स आप परचेस करते हो रीसेल करने के लिए। जो गुड्स आप परचेस करते हो, जैसे कोई कपड़े वाला कपड़ा खरीद रहा है अपने दुकान में बेचने के लिए, स्टेशनरी वाला स्टेशनरी खरीद रहा है दुकान में बेचने के लिए। हम लोग जो स्टेशनरी खरीद रहे हैं वो क्या है,
वो फाइनल गुड्स है, क्योंकि हम लोग तो यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। पर अगर स्टेशनरी शॉप वाला अगर स्टेशनरी खरीद रहा है वो रीसेल के लिए खरीद रहा है। तुम लोग को समझ में आया? तो कोई भी चीज जो हम लोग परचेस करते हैं रीसेल, जैसे कि मिल्क परचेस्ड बाय डेयरी शॉप, अगर कोई डेयरी शॉप वाला है वो मिल्क परचेस करता है तो ऑब्वियसली वो रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, तो इसके लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, अगर कोई स्वीट मेकर है, मतलब कोई हलवाई है समझ लो, मिठाई का दुकानदार है, ठीक है, वो दूध खरीदता है और उसको यूज करके कोई मिठाई बनाता है, इसके लिए ये दूध क्या है? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का ये दो कंडीशन याद रखना, गुड्स परचेस फॉर रीसेल, गुड्स परचेस फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जिस चीज को हम लोग रीसेल कर देते हैं या फिर जिसके ऊपर कोई फर्दर प्रोडक्शन कर देते हैं वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है। लेकिन ये दोनों कब होना चाहिए? अगेन विद इन सेम ईयर, विद इन सेम ईयर, ये ध्यान रखना, ये दोनों काम कब होना चाहिए? विद इन सेम ईयर, तभी इंटरमीडिएट कहलाएगा, नहीं तो क्या बन जाएगा? नहीं तो ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या बोल रहा है? दे आर जनरली परचेज्ड बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अनदर प्रोडक्शन यूनिट, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। बोल रहा है एक प्रोडक्शन यूनिट दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से खरीदता है, जैसे मान लो एक फार्मर है, उससे कोई शुगर मिल वाला खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या? फार्मर जो है वो भी प्रोडक्शन यूनिट है, वो शुगर केन प्रोड्यूस कर रहा है, शुगर मिल जो है वो भी प्रोडक्शन यूनिट है। यानी एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से जब कुछ खरीदता है तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स। फार्मर भी प्रोड्यूसर है और मिल ओनर जो है वो भी प्रोड्यूसर है। वन प्रोड्यूसर इज बाइंग गुड्स फ्रॉम अनदर प्रोड्यूसर, ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि ये विद इन द प्रोडक्शन, अभी भी प्रोडक्शन बाउंड्री में चल रहा है, अभी तक वो कंज्यूमर के हाथ में नहीं गया। आगे क्या बोलना, चलो एक बार रीड मार लेते हैं। ऑल परचेजेस बाय वन प्रोडक्शन यूनिट फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट आर नॉट इंटरमीडिएट परचेज। ऊपर बोल रहा था एक प्रोडक्शन यूनिट जब दूसरे प्रोडक्शन यूनिट से कुछ खरीदता है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन साइकिल का पार्ट है। लेकिन बोल रहा है कि सारा का सारा परचेज जो एक प्रोड्यूसर दूसरे प्रोड्यूसर से करता है, हर वो चीज इंटरमीडिएट नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ बिल्डिंग मशीनरी एटसेट्रा आर नॉट इंटरमीडिएट परचेज इफ दे आर नॉट मीन्ड फॉर रीसेल as their value is not included in the value of final goods। तुमको समझ में आया? बोल रहा है कि अगर कोई मिल ओनर या फैक्ट्री ओनर है, उसने कोई मशीन खरीदा, तो क्या मशीन को भी हम लोग क्या करेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स मान लेंगे? नहीं, क्योंकि मशीन का वैल्यू जो है वो फाइनल गुड्स में ऐड नहीं होता है। तुम समझो ध्यान से, जिस चीज का वैल्यू फाइनल गुड्स में ऐड होगा उसको इंटरमीडिएट मानेंगे। तुम देखो यहां पर जो एग्जांपल लिए थे, यहां पर शुगर केन का वैल्यू शुगर में ऐड हो रहा था, शुगर केन का वैल्यू शुगर में ऐड हो रहा था, इसीलिए शुगर को क्या माने थे? इंटरमीडिएट। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर तुम जो शुगर बना रहे हो, शुगर बनाने के लिए तो मशीन लग रहा है, वो मशीन का वैल्यू भी क्या शुगर में ऐड हो जाता है? नो। तो मशीनरी को क्या मानेंगे? फाइनल गुड्स। तुमको समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि कोई प्रोड्यूसर जो भी खरीद रहा है दूसरे प्रोड्यूसर से, हर वो चीज़ क्या हो जाएगा? हर वो चीज़ इंटरमीडिएट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा यही बोलने मांग रहा है कि भाई आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को सिर्फ इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू फाइनल गुड्स में इंक्लूड हो जाता है। अब जैसे कि मान लो कोई पेंसिल है, ठीक है, एक पेंसिल को बनाने के लिए जो लकड़ी लग रहा है, उसके अंदर जो कार्बन लग रहा है, ये सब का वैल्यू तो पेंसिल के वैल्यू में इंक्लूडेड है। तो अलग से लकड़ी का वैल्यू, कार्बन का वैल्यू अलग से आपको इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है, पेंसिल में सभी का वैल्यू आ गया। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से जब फाइनल प्रोडक्ट के वैल्यू में सारा इनपुट का वैल्यू आ गया है तो अलग से इनपुट का वैल्यू का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कोई इनपुट है, जिसका वैल्यू फाइनल वैल्यू में नहीं आया, फिर उसको आपको फाइनल प्रोडक्ट में लेना पड़ेगा। जैसे कि पेंसिल को बनाने के लिए मशीन यूज कर रहे हो, मशीन का वैल्यू थोड़ी पेंसिल का वैल्यू में आया है, तो उसको आप फाइनल मानो। यहां पर एक्सप्लेन कर रहा है ये सब चीज, ठीक है, समझाने के लिए। सच परचेजेस आर टर्म्ड एज फाइनल प्रोडक्ट एज परचेज फॉर इन्वेस्टमेंट। जो भी चीज हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं उसको फाइनल प्रोडक्ट बोलते हैं। देखो
एक बार देखो तो यहां पर सेकेंड पॉइंट, they are not ready for use by their final users, that is some value has to be added. देखना, some value has to be added to intermediate goods. For example, sugar purchased by a sweet shop is an intermediate goods as some value is to be added to sugar for making the sweets. इसका मतलब समझ में आ रहा है कि जब कोई स्वीट मेकर स्वीट बनाता है तो स्वीट के वैल्यू में शुगर का वैल्यू भी इंक्लूड करता है, तो इसीलिए शुगर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। जब आप मान लो एक मिठाई बना रहे हो, मिठाई के लिए आपको मावा लग रहा है, मान लो घी लग रहा है, चीनी लग रहा है, ऐसे करके कई सारे आइटम लग रहे हैं, तो वो सभी का जो कॉस्ट है वो सब कहीं ना कहीं इंक्लूड करके आप अपना मिठाई का भी प्राइस आप डिसाइड कर रहे हो। तो स्वीट्स के वैल्यू में उसके सारे इनपुट्स का वैल्यू इंक्लूड हो गया। तो जब स्वीट का वैल्यू बोल रहे हैं इतना रुपया का, मान लो हम बोलेंगे 5,000 रुपया का मिठाई बनाए, तो 5,000 रुपया का मिठाई में मावा, चीनी, घी सब तो लग गया ना। तो इसीलिए जिस चीज का वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। लेकिन जिस चीज का वैल्यू फाइनल प्रोडक्ट में इंक्लूड नहीं हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, फाइनल। इसी को यहां पर कहानी बना के बता रहा तब से। चलो क्या लिख रहा है, चलो पढ़ते हैं। ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक, एयरक्राफ्ट, व्हीकल आर परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री पर्पसेज आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विस एंड नॉट फॉर मार्केट सेल। बोल रहा है कि गवर्नमेंट भी बहुत तरह के गुड्स को यूज करते हैं सर्टेन सर्विस देने के लिए। जैसे यहाँ ये लोग डिफेंस का एग्जांपल दे रहे हैं, तो डिफेंस सर्विस देने के लिए गवर्नमेंट कई तरह के ट्रक, एयरक्राफ्ट या व्हीकल यूज करते हैं। तो इनको हम लोग क्या मानेंगे, ये इंक्लूड होंगे इंटरमीडिएट गुड्स में, एज दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस डिफेंस सर्विस। गवर्नमेंट इनको यूज कर रही है डिफेंस सर्विस देने के लिए, डिफेंस सर्विस। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे इनपुट है इसका वैल्यू सर्विस के वैल्यू में इंक्लूड हो जा रहा है। तो ये क्या है, इंटरमीडिएट है एंड नॉट फॉर मार्केट सेल। मार्केट सेल के लिए ये यूज नहीं हो रहा है, डिफेंस सर्विस में यूज हो रहा है। ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है देखो, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सपोज अ मिलर बाइज व्हीट worth rupees 700 and converts it into flour worth rupees 1000. Now the value of flour या flour जो भी है, final goods included in the value of wheat। यानी कि एक आदमी ने गेहूं खरीदा, गेहूं से आटा बनाया, आटा से उसने क्या बना दिया, आटा बना दिया, बस आटा तक की कहानी खत्म है। ठीक है। आटा से मान लो ब्रेड बना देता, तो अगर गेहूं से आटा बना, आटा से ब्रेड बना, तो जो वैल्यू ऑफ ब्रेड है उसके अंदर आटा और गेहूं दोनों का वैल्यू इंक्लूडेड है। तो अलग से न अपने को व्हीट का वैल्यू लेना है, न अपने को अलग से फ्लोर का वैल्यू लेना है। समझ में आया। चलो तो ये सब कहानी है। मेन चीज क्या है बोलो, इतना अगर क्रक्स समझे तो क्रक्स क्या है, फाइनल गुड्स फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, इंटरमीडिएट गुड्स रीसेल हो जाएगा या फर्दर प्रोसेस हो जाएगा विद इन द सेम ईयर। इतना ही मेन चीज है। तो सर इतना क्यों लिखा, सब्जेक्ट है, ऑथर है। ठीक है। एग्जाम में सुनो, एग्जाम में कई तरह से घुमा फिरा के देते हैं, मेन चीज ध्यान रखना है। ठीक है। प्रोडक्शन बाउंड्री, अब देखो ये सब जो है ना, प्रोडक्शन बाउंड्री ये सब एग्जाम में ऐसा कोई पूछा नहीं जाता। व्हाट इज प्रोडक्शन बाउंड्री? प्रोडक्शन बाउंड्री इसमें पढ़ने का कुछ नहीं। प्रोडक्शन मतलब जब तक प्रोडक्शन चल रहा है, जब तक प्रोडक्ट प्रोडक्शन के घेरे में है, जब तक वो प्रोडक्शन के प्रोसेस से बाहर नहीं निकल जाता है, तब तक बोलते हैं कि वो प्रोडक्शन बाउंड्री का पार्ट है। एक बार जब वो तैयार होकर फैक्ट्री से निकल गया, प्रोडक्शन खत्म हो गया, अब उसके ऊपर अब वो सीधा रेडी है, तो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर। समझ में आ रहा है? ये तो क्या हुआ, नींद आ रहा है? यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका कुछ नहीं कर सकते। क्या गर्मी लग रहा है? सुनो, ध्यान से सुनो। प्लीज अब ध्यान से सुनो। देखो सब्जेक्ट अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन बाउंड्री इज वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को समझने के लिए प्रोडक्शन बाउंड्री समझना पड़ेगा। द प्रोडक्शन बाउंड्री इज द लाइन अराउंड द प्रोडक्टिव सेक्टर। एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट गुड्स। अब आया रिलेवेंट पॉइंट, देखो
as long as goods remain within the production boundary they are intermediate goods and when a good comes out of this boundary it becomes final good. जब तक प्रोडक्शन के साइकिल में चीजें हैं, यानी जब तक कोई भी कमोडिटी फैक्ट्री के अंदर है, काम जिस पे चल रहा है, तो क्या है वो, तब तक इंटरमीडिएट है. फाइनल मतलब जैसे ही वो इस बाउंड्री के बाहर आ गया, अब वो फाइनल कंजम्पशन के लिए रेडी है, अब वो फाइनल गुड्स है. अब यहां पर क्या है देखो, एक डायग्राम है, दिख रहा है क्या तुम लोगों को? इन द डायग्राम ध्यान से देखो, इन द डायग्राम देयर आर 3 प्रोडक्शन यूनिट A, B and C. The thick border drawn around these 3 units is the production boundary. अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, देखो, फार्मर A produces cotton worth ₹2000 and sells it to B. एक फार्मर है, 2000 रुपया का कॉटन प्रोड्यूस किया और किसको बेच दिया, B को. B produces thread worth ₹3000 and sells it to C. B ने क्या किया, उस कॉटन से थ्रेड बनाया और किसको बेच दिया, C को 3000 रुपए का. ठीक है, अब 3000 के अंदर बताओ 2000 इंक्लूडेड है, यस इंक्लूडेड है. C produces cloth worth ₹4500 and sells it to the consumers. C ने उससे कपड़ा बना दिया और कंज्यूमर को बेच दिया. अब तुम देखो ये जो कॉटन है, ये कॉटन किसी ना किसी फॉर्म में उस पे काम चल रहा है. पहले कॉटन बना, कॉटन से थ्रेड बना, थ्रेड से क्या बना, क्लोथ बना. ये सारा चीज बन रहा है, बनते बनते फाइनली ये क्लोथ जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचा. तो कंज्यूमर के पास यहां पर जाके पहुंच रहा है, देखो ये कंज्यूमर है, कंज्यूमर के पास किस फॉर्म में आ रहा है, क्लोथ के फॉर्म में. कंज्यूमर को ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है किस फॉर्म में मिल रहा है, क्लोथ के फॉर्म में मिल रहा है. क्या कंज्यूमर इस क्लोथ के ऊपर और कुछ रीसेल करने वाला या कोई फर्दर प्रोसेस करने वाला, नो, कंज्यूमर इसके ऊपर और कोई प्रोसेस नहीं करने वाला. अब सीधा वो उसको कंज्यूम करेगा, यूज करेगा. तो कंज्यूमर को जो ये फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है ना, क्लोथ, ये है फाइनल गुड्स. इसके पहले इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम चल रहा था, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री. ये प्रोडक्शन बाउंड्री है. जब तक इस बाउंड्री के अंदर काम चल रहा है, कुछ भी काम चल रहा है, कुछ भी काम, पहले कॉटन से थ्रेड बना रहे हैं, थ्रेड से गारमेंट बना रहे हैं, ये सारा चीज कुछ ना कुछ चल रहा है. भले ही वो अलग अलग लोग कर रहे हैं पर इसको प्रोडक्शन बाउंड्री मानेंगे. तो जब तक इस बाउंड्री के अंदर चीजें हैं, सारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. कॉटन क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. थ्रेड क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. क्लोथ क्या है, फाइनल प्रोडक्ट. ये क्लोथ बन के निकल गया. ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो, यही चीज ऊपर लिखा है देखो, विद in this limit cotton and thread are intermediate goods and cloth is a final good as it lies outside the purview of production boundary. ये सब कहानी है. ठीक है, चलो आओ. अब ध्यान देना क्या बोल रहा है, ब्राउन कलर वाला स्किप कर रहे हैं, सेम चीज को और ज्यादा एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो रिलेवेंट है वो ब्लू वाला है. ठीक है, चलो अब आते हैं मेन. नेशनल इनकम इंक्लूड्स ओनली फाइनल गुड्स. ये चीज ध्यान रखना, जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो किसको लेते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स के वैल्यू को लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को नहीं लेते. रीजन क्या है सोमिता, इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को क्यों नहीं लेते नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में? अभी बताया थोड़ी देर पहले. नहीं, कौन बताया, बोलो. राइट, इंटरमीडिएट गुड्स का जो वैल्यू है वो तो फाइनल गुड्स के वैल्यू में इंक्लूडेड ही है. ठीक है, तो इसलिए नहीं लेते. तो यहां पर वही है, देखो, ओनली फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, द इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द फाइनल गुड्स. दिख रहा है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही तो है. इफ देयर वैल्यू इज एडेड अगेन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग. अगर उसको फिर से इंक्लूड कर देंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा. यानी जो जितने देर में शॉर्टकट में जो बता दिए उसी को देखो यहां पर कई बार लिख रहा है, कई तरीके से लिख रहा है. समझा किताब कैसे बनता है? ठीक है, देखो अब फिर देखो वहां पर आटा, गेहूं और सबका एग्जाम्पल दे रहा है. समझ चुके ये सब हम लोग. आओ अब फिर से देखो, फिर से अपना गाना गा रहा है. क्या बोल रहा है, गुड्स यूज्ड अप इन द सेम ईयर आर इंटरमीडिएट गुड्स. बोल रहा है जो गुड्स सेम ईयर में
यूज कर लेते हैं उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्या बोल रहा है? जो गुड्स सेम ईयर में यूज कर लेते हैं उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। इसका उल्टा, जो गुड्स सेम ईयर में यूज नहीं करते उसको क्या बोलते हैं? फाइनल गुड्स बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है आप ध्यान से देखो, it should always be remembered that the intermediate goods are used up in the same year. If they remain for more than 1 year, then they are treated as final goods। दिखा? तो अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो वो फाइनल गुड्स मान लिया जाएगा। ये भी हम लोग बात अभी पहले कर चुके हैं, वही चीज लिखा हुआ है। तो देखो इतना लंबा लंबा जो टेक्स्ट तुम लोग को दिख रहा है ना, इसमें काम का देखो यहाँ पर इतना ही है। जैसे इतने सारे 5-6 लाइन में मैंने क्या किया, 5-6 लाइन में मैंने 2 लाइन जो अंडरलाइन कर दिया, बस वही 2 लाइन ही काम का। समझ में आया? अब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, देखो ये तुम लोग भी ध्यान देना, जो 2 लाइन यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, कि इंटरमीडिएट गुड्स सेम ईयर में क्या करना है? रीसेल कर देना है या रीप्रोसेस कर देना है। नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा? फाइनल गुड्स बन जाएगा। बस इतना याद रखना है। बाकी ऊपर का चीज तो हम लोग पढ़ चुके हैं। नेशनल इनकम में क्या आता है? फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स या दोनों? सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू, ठीक है। बस इतना ही छोटा छोटा चीज। प्रोडक्शन बाउंड्री तो नहीं भी पढ़ते तो समझ में आ ही रहा है। प्रोडक्शन बाउंड्री में अलग से क्या पढ़ने का? हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कुछ नहीं, इधर ध्यान दो, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, बाकी सारा इंटरमीडिएट फाइनल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इतना कहानी करने के बाद अब हम लोग वापस से इनका डिफरेंस पढ़ेंगे। वाह 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 वाह। अब किसको लग रहा है, 1 मिनट, क्या इनका डिफरेंस अब हमें आता है? क्या इनका डिफरेंस हमें आता है? हाँ आता है। अब जो हमें आता है वही चीजें लिखा हुआ है। अब देखो फटाफट से एक बार देख लेते हैं। एग्जाम में आता है, सुनो, ये सारा चीज आता है 2 मार्क्स में, ठीक है। इधर ध्यान से देखो, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड्स में, फाइनल गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। जो चीज आप कंज्यूम कर लोगे या तो इन्वेस्ट कर दोगे। इन्वेस्ट मतलब कोई मशीन वगैरह, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन, और खास करके इन द सेम ईयर। ये तुम लोग को लिखना है, इन द सेम ईयर। नेचर क्या है? इंक्लूडेड इन बोथ नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, नीदर इंक्लूडेड इन नेशनल नॉर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक, ठीक है। वैल्यू एडिशन, they are already used by their final users, that is no value has to be added to the final goods। बोल रहा फाइनल गुड्स जो है वो ऑलरेडी फाइनल यूजर तक तो पहुंच ही गया, उसको अलग से कोई इसमें वैल्यू ऐड नहीं करना। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, सम वैल्यू हैज टू बी एडेड इन इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स में अभी और वैल्यू ऐड होना बाकी है, क्योंकि उसमें कुछ फर्दर प्रोसेस होगा या कोई रीसेल करेगा तो उसमें और वैल्यू एडिशन होगा। वैल्यू एडिशन फाइनल गुड्स पे नहीं होता, इंटरमीडिएट गुड्स पे होता है। प्रोडक्शन बाउंड्री, देखो फाइनल गुड्स जो है वो प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल चुका है, क्रॉस्ड प्रोडक्शन बाउंड्री, और जो इंटरमीडिएट गुड्स है वो क्या है? विद इन प्रोडक्शन बाउंड्री। एग्जाम्पल वही मिल्क और ये है ना, इतना ये से भी देगा और क्या देगा, ठीक है। चलो अब अगेन कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इसका मतलब क्या है? कंजम्पशन गुड्स मतलब वो सारे गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए यूज करते हैं, उनको बोलते हैं कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स मतलब जिनसे हम लोग कुछ नया चीज बनाते हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स। तो यहां पर देखो फाइनल गुड्स जो है ना, ये 2 टाइप का होता है। फाइनल गुड्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप। अच्छा, फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स मतलब एंड यूजर गुड्स। एंड यूजर गुड्स जो कंज्यूमर अब डायरेक्टली कंज्यूम कर लेने वाला है, वो सामान जो बन के पूरे तरीके से तैयार है, ना उसे अब रीसेल करना है, ना उसके ऊपर अब कोई फर्दर प्रोसेस करना है, पूरे तरीके से बन के तैयार है, कंज्यूमर अब उसको सीधा यूज करने वाला है, सीधा कंज्यूम करने वाला है, इसको बोलते हैं फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। ये दोनों टाइप का जो गुड्स होता है ना, इस पे ना कोई रीसेल होने वाला है, ना कोई फर्दर प्रोसेस होने वाला है। एक है कंजम्पशन गुड्स, देखो ध्यान से, कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या है? Consumption goods refer to those goods which satisfy human wants of the consumer directly। जिस चीज को कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है, अपना वांट सेटिस्फाई कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। एकदम बेसिक सा चीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन, टेलीविजन, ये सब चीज।
ये सारी चीजें कंज्यूमर खरीदते हैं और डायरेक्टली यूज करते हैं अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ये सारे कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर के वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है बोलो? कंज्यूमर का वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करने वाला गुड्स, ब्रेड बटर चीनी ये सब जो भी सोच लो। अब ये भी दो टाइप का होता है, कंज्यूमर गुड्स भी दो टाइप का होता है। कंज्यूमर गुड्स को कंजम्पशन गुड्स भी बोलते हैं, ठीक है, एक ही बात है। ये होता है ड्यूरेबल, एक होता है सेमी ड्यूरेबल, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। अब बताओ, देख रहे हो कैसा कैसा चीज लिखा हुआ है। ये तो वैसे समझने का चीज है, लेकिन ठीक है, लिखा है तो करना पड़ेगा एग्जाम में। अच्छा, एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए बेकार से बेकार टॉपिक को भी इग्नोर नहीं करना है, कहीं से भी कुछ भी बना के दे देगा, ठीक है। और ये चैप्टर से सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है। चलो, तो भले ही सिंपल है फिर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, ड्यूरेबल गुड्स, it refers to those goods which can be used again and again over a considerable period of time. For example, television, refrigerator। अब कोई चीज जिसको हम लोग अकाउंटेंसी में बोलते हैं ना फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज करते हैं, समझ लो वैसा ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक यूज करते हैं, जिसका मल्टीपल टाइम हम लोग यूज करते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम आर टर्म्ड एज सेमी ड्यूरेबल गुड्स। दीज आर क्या दीज गुड्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अराउंड 1 ईयर। मतलब ये भी लंबे समय चलता है, पर बहुत लंबे समय तक नहीं, मल्टीपल ईयर तक नहीं चलता है। ये मोटा मोटी 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर ये कंज्यूम होकर खत्म हो जाता है। लेकिन जो ड्यूरेबल है वो कई सालों तक चलता है, 2-3 साल, मतलब 1 साल से ज्यादा चलेगा। समझ में आ रहा है? इसका एग्जाम्पल क्या है बोलो? सेमी ड्यूरेबल मतलब क्लोथ, क्रॉकरी, शूज, ये सब। तो हम लोग देखो जो क्लोथ वगैरह कपड़े जो खरीदते हैं, या जो हमारे घर पे क्रॉकरी है, शूज है, स्लीपर, सैंडल्स है, ये सारी जो चीजें हैं, ये ऐसा नहीं है कि 1 टाइम यूज है, 1 टाइम यूज नहीं है। कपड़े कोई खरीद रहे, टी शर्ट है, कोई ट्राउजर है, 1 टाइम यूज नहीं है, लेकिन इसको हम लोग कई महीनों तक चलाते हैं, कई हफ्तों तक चलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कई सालों तक चलाते हैं। समझ में आ रहा है? कोई बोलेगा नहीं सर कोई मेरा ड्रेस है वो तो 2-3 साल से, ठीक है, अब आप चला रहे हो अलग बात है, बट नॉर्मली कोई भी ड्रेस जो होता है वो ऐसा कोई चीज नहीं है जो कई सालों तक चलने वाला चीज है, ठीक है। तो इसको हम लोग सेमी ड्यूरेबल बोलते हैं। सेमी ड्यूरेबल मतलब ये 1 टाइम भी नहीं है और ये बहुत लॉन्ग टाइम भी नहीं है, करीब करीब 1 साल या उससे कम तक ये यूज हो जाएगा। नॉन ड्यूरेबल विच क्या गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन आर नोन एज नॉन ड्यूरेबल। सिंगल यूज, एक बार यूज किए, कंज्यूम किए, कहानी खत्म। दीज गुड्स कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन वंस, दैट इज दे लूज देयर आइडेंटिटी इन द सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। मिल्क, ब्रेड, बटर, फूड ग्रेन, पेपर, जो भी है, ठीक है, एक बार यूज करो, हो गया, दोबारा यूज नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? सर्विसेज, तुम बोलोगे सर यहां तो गुड्स का बात करते, गुड्स का बात करते करते सर्विस कहां से आ गया? याद रखना, इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, सर्विस को भी गुड्स मानते हैं। सर्विस को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है इनटैंजिबल गुड्स। सर्विस को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? इनटैंजिबल गुड्स। हाँ, ये ध्यान रखना। तो यहां पर कंजम्पशन गुड्स में ना सर्विस भी बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। सर्विस रेफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दे आर इनटैंजिबल एक्टिविटीज। यानी कि सर्विस क्या है? ये इनटैंजिबल एक्टिविटीज है, यानी कि इनटैंजिबल गुड्स इसको बोल सकते हैं। दे कैन नीदर बी सीन और टच्ड, फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ टीचर, डॉक्टर, बैंक, जो भी। तो ये जो सर्विसेज है ना, ये भी क्या है? कंजम्पशन गुड्स है। क्योंकि हम लोग एज अ कंज्यूमर, हम लोग सिर्फ गुड्स को ही कंज्यूम नहीं करते, वी ऑल्सो कंज्यूम मेनी सर्विसेज। अभी कोई है, मान लो अगर पार्लर में जा रहा है, तो पार्लर में जाके कई तरह के सर्विसेज हम लोग ले रहे हैं, है ना। सैलून में जा रहा है, पार्लर में जा रहा है, कहीं पर भी सर्विसेज ले रहे हैं। कोई बीमार है, डॉक्टर के पास, क्लिनिक में चला गया, वहां पर हम लोग सर्विस ही तो ले रहे हैं ना। तो ये भी तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। वी आर नॉट ओनली कंज्यूमिंग द गुड्स। जैसे हम लोग खाना पीना सिर्फ नहीं खा रहे, कपड़े नहीं पहन रहे, ये तो कंज्यूम कर ही रहे, लेकिन इसके साथ सर्विसेज भी हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तुम लोग स्टूडेंट हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो क्या कंज्यूम कर? सर्विस। मैं तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, यू आर द कंज्यूमर ऑफ सर्विस, आई एम द प्रोवाइडर ऑफ सर्विस। समझ में आ रहा है? तो इसी तरीके से सोसाइटी में जो कंजम्पशन गुड्स है, कंजम्पशन गुड्स के अंदर सर्विस भी माना जाता है, इसको हम लोग इंटैंजिबल गुड्स बोलते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कंजम्पशन गुड्स। इसके बाद आता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या? देखो तो कैपिटल गुड्स का मतलब है, कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किए जाते हैं, बल्कि ये दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में काम आते हैं। ये कैपिटल गुड्स है, ये और भी नई गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट। फैक्ट्री में मान लो कोई बिजनेस, उसके फैक्ट्री में कोई इक्विपमेंट, मशीन लगा हुआ है, तो फर्म के लिए वो क्या है? एक तरह से कंज्यूमर गुड्स है। फर्म उसको यूज कर रहा है, फर्म के लिए क्या है?
कंज्यूमर गुड्स है, फाइनल गुड्स है ना। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, उसने अपने फैक्ट्री में कोई मशीन लगाया, तो मशीन उसके लिए क्या है, फाइनल गुड्स है, क्योंकि उसको फाइनली एंड यूज कर रहा है। फर्म इज द एंड यूजर, तो अगर फर्म एंड यूजर है, मशीनरी जो उसने फैक्ट्री में लगाया वो उसके लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन कैसा फाइनल गुड्स है, कैपिटल गुड्स, क्योंकि वो उस मशीन से और भी चीजें बनाएगा। सम पॉइंट्स ऑफ कैपिटल गुड्स, अब कैपिटल गुड्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं यहां पर, देखो ध्यान से। दे आर यूज्ड in future for productive purposes and have expected lifetime of several years, यानी जो भी चीजें हैं हम लोग उसको यूज करते हैं कई सालों तक, सेवरल ईयर तक, और इसको हम लोग कई दूसरे चीजों को प्रोड्यूस करने में काम लाते हैं। यानी कि इससे हम लोग कई सारे दूसरे चीजों को प्रोड्यूस करते हैं और इसका जो लाइफ स्पैन होता है, जीवन काल होता है, वो सेवरल ईयर तक होता है, एक से ज्यादा। दे डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज दे डू नॉट गेट मर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। देखो कुछ चीजें होती है प्रोडक्शन में अपना आइडेंटिटी लूज कर देती है। मतलब जैसे अगर हम लोग मान लो कोई चीज बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और उसको प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट लग रहा है, तो रॉ मटेरियल लग रहा है। अब जब रॉ मटेरियल जब हम लोग लगाते हैं ना, तो वो क्या होता है, उसका आइडेंटिटी लूज हो जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल जो होता है वो मर्ज हो जाता है फाइनल प्रोडक्ट में, कुछ नया चीज बन जाता है। तो जो इनपुट हमने डाला था एज रॉ मटेरियल, उसका आइडेंटिटी खत्म और वो मर्ज होकर, चेंज होकर कुछ नया बन गया। जैसे अगर मिल्क से हम लोग क्या बनाते हैं, मिल्क से अगर बटर बनाते हैं, ठीक है, बटर बनाते हैं, तो मिल्क का आइडेंटिटी तो खत्म हो गया ना, अब ये बटर बन गया, घी बन गया, दही बन गया, तो ये मिल्क का आइडेंटिटी खत्म, अब कुछ नया चीज बन के निकला। शुगर केन से जब शुगर केन से जब हम लोग शुगर बना देते हैं, तो शुगर केन का आइडेंटिटी लूज हो गया, कुछ और बन गया। तो जैसे इनपुट होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, वो अपना आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, लेकिन जो कैपिटल गुड्स होते हैं ना, ये अपना आइडेंटिटी लूज नहीं करते। जिस मशीन से तुम प्रोडक्शन कर रहे हो, क्या वो मशीन खत्म हो जाएगा, अपना आइडेंटिटी लूज कर देगा? नहीं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड पॉइंट वही बोल रहा है, दे डू नॉट गेट मर्ज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दिखा, रॉ मटेरियल मर्ज हो जाता है, पर कैपिटल गुड्स मर्ज नहीं होता, मशीन कभी मर्ज नहीं होता है। आगे बोल रहा है, दे नीड रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ओवर टाइम एज दे डिप्रिशिएट ओवर टाइम। जैसा अभी अकाउंट्स में बता ही रहे थे एग्जांपल, जैसे हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं फिक्स्ड एसेट, समझ लो यहाँ पर क्या है, कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स टाइम टू टाइम क्या होता है, रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, रिपेयर मेंटेनेंस चाहिए होता है, ठीक है, टाइम टू टाइम, इसलिए ये सब चाहिए होता है क्योंकि ये डिप्रिशिएट हो रहा है। दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। अदिति बताओ इसका मतलब, पॉइंट नंबर 4 रीड करो, जल्दी बताओ, बाकी सब लोग मन में पढ़ो और बताओ, जिसको समझ में आ जाए जस्ट रेज योर हैंड। पॉइंट नंबर 4 अदिति बताएगी, मीनिंग, व्हाट डज इट मीन, पॉइंट नंबर 4। एग्जैक्टली में समझ आ रहा है, बट हम लोग का डिमांड दूसरों की डिमांड फॉर गुड्स से डिराइव्ड है। किसको समझ में आया, रेज योर हैंड। कादम्बिनी ट्राई करो। So there is demand depends on the goods which are demanded. Like their demand increase. Yeah. Later speak. हाँ. When the demand increases when the dependent demand also increases. Saranya. Capital goods is basically the factor of production for consumption goods. So जैसे कपड़े बनाते हैं तो कपड़े बनाने के लिए मशीन लगता है। So if demand for कपड़े goes up, demand for कपड़े making machine goes up. तुम बोलो, कुछ बोलोगे? अंतरिक्ष, हिमानी, कुछ बोलना है? ये सरन्य ठीक बोल रहा है, ठीक है। देखो कुछ चीजें होती है जिसकी अपने आप में डायरेक्ट डिमांड नहीं है, पर इनडायरेक्टली उसका डिमांड है। तुम समझो चीजों को, जैसे कि अगर मान लो मार्केट में, सरन्य का एग्जांपल लेते हैं, अगर मार्केट में क्लोथिंग, कपड़े का डिमांड अगर बढ़ता है, तो कपड़े को बनाने के लिए जो मशीन्स चाहिए उसका भी डिमांड बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? अब तुम ऐसे समझो ना, अगर मार्केट में कार, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो मोटर व्हीकल्स है, ये सारे जो व्हीकल्स है, अगर इसका मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, लोग ज्यादा से ज्यादा गाड़ी या बाइक खरीद रहे हैं, है ना, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कार मार्केट में ज्यादा बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ रहा है,
मोटर व्हीकल का, तो तुमको नहीं लगता इसकी वजह से पेट्रोल या डीजल का भी डिमांड बढ़ेगा? तो एक्चुअली में लोग जो है वो पेट्रोल और डीजल को डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कार या बाइक को। बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ मोटर बाइक एंड मोटर कार, द डिमांड फॉर पेट्रोल एंड डीजल आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। समझ में आ रहा है? तो इसको बोलते हैं डेराइव्ड डिमांड। एक होता है डायरेक्ट डिमांड, मतलब कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को डायरेक्टली डिमांड कर रहा है, तब तो वो डायरेक्ट डिमांड है। लेकिन कुछ होता है कि डायरेक्टली डिमांड नहीं कर रहा है, इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ रहा है। अगर गाड़ी की डिमांड बढ़ रही है मार्केट में, बाइक की डिमांड बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग अब 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? जितनी ज्यादा गाड़ियां बढ़ेंगी कहीं ना कहीं फ्यूल का भी डिमांड होगा, डीजल पेट्रोल भी डिमांड बढ़ेगा, उसका भी प्राइस बढ़ेगा। तुम लोगों को समझ में आया? इसी तरीके से यहां पर बोला जा रहा है कि दे हैव डेराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड इज डेराइव्ड फ्रॉम द डिमांड ऑफ अदर गुड्स विच दे हेल्प टू प्रोड्यूस। वो जिस चीजों को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, उनके डिमांड से इनका डिमांड डेराइव होता है। समझ में आ रहा है? जैसे कपड़े बनाने वाली मान लो मशीन है, उसका डिमांड किससे ड्राइव होगा कि कपड़े का कितना डिमांड है, इसके ऊपर उसका डिमांड डिपेंड करेगा। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउसहोल्ड्स। एक मिनट। व्हेन अ गुड से रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड बाय अ प्रोड्यूसर, say confectionery shop, then it is a capital good. However, the same good, that is refrigerator, is a durable good for consumer for the household. बोल रहा है कैपिटल गुड्स जिस पर्पस के लिए यूज हो रहा है और उसका जो यूजर है उसके बेसिस पे उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि वो कंज्यूमर गुड है या कैपिटल गुड्स। सेम कमोडिटी कंज्यूमर गुड भी हो सकता है, सेम कमोडिटी कैपिटल गुड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि उससे यूज कौन कर रहा है। एक रेफ्रिजरेटर को अगर हम लोग अपने घर पे लेकर आते हैं यूज करने के लिए, तो हम लोग उसको कंज्यूमर गुड्स मानेंगे, बिकॉज हम लोग उसको फाइनल कंजम्पशन अपने यूज के लिए लेकर आए हैं घर पे। तो हमारे लिए वो क्या है? कंज्यूमर गुड्स। किस तरह का कंज्यूमर गुड बोलो? ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड होता है ना कई तरीके का, ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड। तो एक रेफ्रिजरेटर जो हमारे घर पे है वो कंज्यूमर गुड है, ड्यूरेबल नेचर का। लेकिन वही रेफ्रिजरेटर मान लो किसी ऐसे शॉप में यूज हो रहा है जहां पर वो आइसक्रीम रखते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक रखते हैं, ऐसे किसी दुकान में अगर वो लोग यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या है? कैपिटल गुड्स। ठीक है, क्योंकि वो उनको यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए। तो यहां पर इसीलिए बोल रहा है, सो इफ द एंड यूजर ऑफ ड्यूरेबल गुड इज अ प्रोड्यूसर देन इट इज अ कैपिटल गुड। एंड यूजर कौन है? प्रोड्यूसर है, तो फिर ये कैपिटल गुड बन जाएगा। और एंड यूजर जो है वो कंज्यूमर है, तो फिर क्या बन जाएगा? कंज्यूमर गुड बन जाएगा। However, if end user is a household मतलब कंज्यूमर, then it is a consumer good। तो काफी डिटेल में यहाँ पर कैपिटल गुड्स बता दिया, इंटरमीडिएट गुड्स बता दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर बोल रहा हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ये तुम लोग समझ ही चुके हो, उसको पढ़ लेना। ठीक है, अच्छा, जिसमें कुछ है नहीं। फिर पेट नहीं भरा इसका, बोल रहा कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में डिफरेंस क्या है। तो जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को पॉइंटर फॉर्म में यहाँ डिफरेंस लिख दिया। तो देखो नोट जो है ना वो काफी ज्यादा एलैबोरेटिव लगेगा, पर एक्चुअली में कॉन्सेप्ट कई बार एक ही चीजों को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग पर्पस से तुम इसको रीड कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम व्हाट यू आर रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारी चीजें जो एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे वो अपना सेम ही है। ठीक है, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट। देखो फिर से एक नया टेबल बना दिया। तो अब हम लोग चलो एक बार क्रक्स देखते हैं। कैपिटल गुड्स क्या बोलो? कैपिटल गुड्स मतलब वो चीजें जो दूसरी चीजों को प्रोड्यूस करने में काम आती है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हमारे फाइनल यूज में काम आता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर है, कंज्यूमर है, जिसको डायरेक्टली अपने बेनिफिट के लिए यूज करता है, जिससे कोई नया चीज हम लोग बनाते नहीं है। अब ये जो कंज्यूमर गुड्स है ये कई तरीके का हो सकता है, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विस भी। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो गुड्स जो रीसेल हो जाता है या क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेस करते हैं विद इन द सेम ईयर। और फाइनल गुड्स मतलब जो एंड यूजर डायरेक्टली कंज्यूम कर लेता है, उसमें ना कोई फर्दर रीसेल होता है ना कोई फर्दर प्रोसेस होता है। अगर इंटरमीडिएट गुड्स विद इन द ईयर रीसेल नहीं हुआ या रीप्रोसेस नहीं हुआ तो वो भी क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स। ये सारा चीज क्यों जरूरी है सर? हाँ, ये सारा चीज बहुत जरूरी है क्योंकि अब हम लोग आने वाले क्लासेस में देखेंगे न्यूमेरिकल और उसमें ये सारा चीज लगेगा। और तुम लोग को एक चीज बता दें आज के क्लास को एंड करने के पहले, जो भी चीजें बता रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस, ये हेवी लगे, बोरिंग लगे, इंटरेस्टिंग लगे, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर इसको याद करो। अभी क्लास में एक एक करके चल रहा ना तो शायद दिमाग में जा रहा है, लेकिन जब एक साथ जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, ये पूरा चीज दिमाग में मिक्स हो जाएगा।
और ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट यू आर, मे बी यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट और बिलो एवरेज, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये चीज ही ऐसा है जो कंफ्यूजन क्रिएट करता है माइंड में, ठीक है। तो आप लोग इसको घर पे जाके जरूर से रीड करो, रिवाइज करो, अदरवाइज भूल जाओगे, भूलने वाला चीज है, ठीक है। चलो आज के क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।